तो स्वागत है आप लोग अवसर सर्कल में। आज हम लोग हिस्ट्री का महामैराथन सेशन 2 जो है उसको कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप लोग अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। इसी प्रकार जैसे हम आज हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे तो ज्योग्राफी का भी जो है क्वेश्चन है और पॉलिटी का भी क्वेश्चन है। बोले थे पॉलिटी में भी 400 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं हमें, और ज्योग्राफी में तो बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास 700 क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं। तो कहेंगे तो ये भी क्वेश्चन हम कंप्लीट कर देंगे। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये बताना था कि चेंज होती है एक चीज़ है कि कोई भी उत्पादन और उत्पादकता में जितना भी है मतलब भारत लेवल पे अलग अलग स्टेट का, और वर्ल्ड लेवल पे खनिज है, कोई भी उत्पाद पदार्थ है, तो वो सब चेंज होते रहता है। तो उसका एक वीडियो आज रात में 8 या 9 बजे हम लाइव कर देंगे। हर चीज़ अपडेटेड डाटा होगा, उसका डाटा हम अभी इकट्ठा किए हैं। तो एक दो चीज़ बचा है उसको हम करके और फाइनल कर देंगे, ठीक है। तो पॉलिटी का ये 400 क्वेश्चन और ये ज्योग्राफी का 700 क्वेश्चन हमें कंप्लीट करवाने हैं। ध्यान रखिएगा। कब तक? 30 से पहले। आप वीडियो तो कहीं से भी देख सकते हैं, ठीक है। फ़ोन है, एग्जामिनेशन हॉल से पहले भी देख सकते हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। 30 के मतलब 29 के रात तक हम सारे क्लियर कर देंगे, ठीक। आज 28 है, तो 4 वीडियो कम से कम और आने वाले हैं लाइव सेशन के। ध्यान रखिएगा। और ये 4 वीडियो में सारा चीज़ क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। थोड़ा सा जूम आउट करते हैं ताकि आपको अच्छा से दिखे। हाँ, आज का पहला क्वेश्चन आपके सेशन पे दिख रहा होगा कि कौन सी जनपद छठी से चौथी शताब्दी ईसा पूर्व मध्य में सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना है। सबसे शक्तिशाली छठी से लेके और चौथी शताब्दी ईसा पूर्व तक, 6 BC से 4 BC तक सबसे पावरफुल मध्य में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन बन गया इस टाइम पीरियड के अंदर में। तो आपको सही आंसर पता होगा, ये सही आंसर हो जाएगा मगध। मगध जो है 6 BC से लेके 4 BC आते आते 200 सालों में सबसे ज़्यादा पावरफुल बन गया। कैसे बना था, इसके महत्वाकांक्षी शासक और क्या क्या इसके पास रिसोर्सेस थे, हम लोग इस पर चर्चा कर चुके हैं टेलीग्राम पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि बौद्ध धर्म में उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया गया था। बौद्ध धर्म में उपदेश देने के लिए किस भाषा का इस्तेमाल किया गया था। तो सही आंसर हो जाएगा पाली का। किसका इस्तेमाल किया गया था? पाली का किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3 नंबर। त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में किस धर्म से संबंधित है। ये तीनों किस धर्म से संबंधित है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा जैन धर्म से। कौन से धर्म से? जैन धर्म से। यहाँ बौद्ध मत मार दीजिएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में कहीं दिक्कत हो, आवाज़ साउंड में दिक्कत हो, तुरंत आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 4 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा 204 कि निम्नलिखित में कौन सिंधु सभ्यता स्थल के एक बंदरगाह का प्रमाण देता है। कौन जो है सिंधु सभ्यता स्थल का एक बंदरगाह का प्रमाण देता है। सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? बंदरगाह कहाँ से मिला था? धौलाधीर, कालीबंगा, लोथल या हड़प्पा। सभी लोगों को आंसर तो आराम से पता होगा। इसका सही आंसर होगा लोथल से बंदरगाह के प्रमाण मिले थे। अब कलिंग युद्ध की बात है। कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा कि 269 में गद्दी पे बैठा होता और 8 साल बाद 261 ईसा पूर्व में अशोक द्वारा ये युद्ध लड़ा गया था। और इसी युद्ध में भारी रक्तपात के कारण अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। कौन से धर्म को अपना लिया? बौद्ध धर्म को अपना लिया। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 206। स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मोहनजोदड़ो में पाई गई नृत्यांगना, डांसिंग गर्ल, ठीक है। ये जो नृत्यांगना है मोहनजोदड़ो में जो पाई गई थी, उसका संबंध कहाँ से है? टेराकोटा से बना है, तांबा से, सोना से या कांसे से? मतलब किस चीज़ से बनी हुई है? तो ये नृत्यांगना डांसिंग गर्ल मोहनजोदड़ो में पाई गई। पहले तो पूछेगा कहाँ पाई गई डांसिंग गर्ल, तो मोहनजोदड़ो में। कहाँ पाई गई है? तो मोहनजोदड़ो में। ध्यान रखना है। दूसरा नंबर कि किस चीज़ से बनी है? तो कांसे से बनी मूर्ति है। कांसे से बनी मूर्ति है। किस चीज़ से बनी मूर्ति है? कांसे से बनी मूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का 7 नंबर। आज का स्क्रीन पे दिख रहा होगा 7 नंबर जो क्वेश्चन है। आप लोग फटाफट कमेंट करते जाइए। 7 नंबर जो क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में किस स्थल में पुजारी और राजा की मूर्ति मिली है। यानी कौन सा ऐसा लोकेशन है जहाँ सिंधु घाटी सभ्यता से पुजारी और राजा की मूर्ति मिली है। तो कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो। सही आंसर क्या हो जाएगा?
सही आंसर हो जाएगा मोहनजोदारो। मोहनजोदारो से जो है पुजारी और राजा की मूर्ति मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में किस स्थान से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं? किस स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं? जुते हुए खेत के साक्ष्य आपको कालीबंगा से मिले। कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा सभ्यता के शहर, हड़प्पा सभ्यता के जो शहर हैं वो हड़प्पा सभ्यता के शहर को खाली स्थान स्वरूप में रखा गया है। कैसा? वृत्त ग्रिड, आयताकार ग्रिड, वर्ग ग्रिड या रेडियल ग्रिड? तो सही आंसर आपको पता होगा, आयताकार ग्रिड में है। कैसा ग्रिड में है? आयताकार ग्रिड में है। पूरा शहर जो है, पूरा शहर इस प्रकार से बटा हुआ है, ठीक है। ऐसे ये शहर है, ये शहर है, इति आयताकार ग्रिड में बटा हुआ है। साउंड एकदम क्लियर परफेक्ट होना चाहिए। 10 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा कि भक्ति आंदोलन में शैववाद को क्या कहा जाता है? भक्ति आंदोलन में शैववाद को क्या कहा जाता है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा, सही आंसर होगा नैनार। क्या कहा जाएगा? नैनार। आप लोग पहले से पढ़ रखे होंगे, 210 का ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 211 नंबर की तरफ। आपके स्क्रीन पे 211 दिख रहा होगा। द लाइट ऑफ एशिया, एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? द लाइट ऑफ एशिया, द लाइट ऑफ एशिया के नाम से हम लोग गौतम बुद्ध को मानते हैं, गौतम बुद्ध को जानते हैं, बुद्धा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे कि सिंधु घाटी सभ्यता कितनी वर्ष पुरानी है और दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्र व उत्तरी मेलवा तक फैली हुई थी? मतलब सिंधु घाटी सभ्यता जो है, पहले पूछा है कितनी साल पुरानी है, तो हमको तो मेन क्वेश्चन यही है, सिंधु घाटी सभ्यता कितनी साल पुरानी है। नेक्स्ट जो पूछा है सेकंड में, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता कितनी साल पुरानी है और दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्र व उत्तर में मालवा तक फैली हुई थी। ये फैली हुई थी, इतना लोकेशन दे दिया है, लेकिन पूछा है कितना साल पुराना, हमको तो सिर्फ इतना पूछा है। तो सही आंसर इसमें देखिए 2000, 4000, 8000, 3000। अब देखिए 2520 इतना ही है, तो आप आंसर 2000 मार नहीं सकते हैं। सही आंसर क्या मारिएगा? 3000 BC, क्योंकि कहीं कहीं 3500 3300 BC देता है ना, तो 3000 उस बेसिस पे आप मारेंगे। ऐसा नहीं कि 2500 नहीं दिया तो हम क्या मारें, ठीक है। अगर आपको पता होना चाहिए क्या मारना। वैदिक काल में महत्वपूर्ण देवताओं का सही कर्म का चयन कीजिए। यानी वैदिक काल में जो देवता थे उसका कैसे इम्पोर्टेंस था, सबसे पहले इम्पोर्टेंट कौन, तब कौन, तब कौन, उस हिसाब से आपको चयन करना। देखिए तब यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा मतलब वैदिक काल में महत्वपूर्ण देवता का सही क्रम चयन कीजिए। ब्रह्म, प्रजापति, गरुड़, शेषनाग, चंद्र, यम, वरुण और विष्णु और शिव। तो वो तीन तो ऐसे छट रहे हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अग्नि, इंद्र और सोम। यही एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल पहले युग को क्या कहते हैं? प्राग ऐतिहासिक काल से पहले युगों को क्या कहते हैं? पूरा पाषाण काल, धातु युग, ताम्र युग या नापाषाण काल? तो प्राग ऐतिहासिक काल से पहले जो युग था उसे पूरा पाषाण युग बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हर्यक वंश के उस भारतीय शासक का नाम बताइए जो अजातशत्रु का पुत्र था और जिसने पाटलिपुत्र शहर की नींव रखी। खतरनाक, सभी लोग को आंसर इसका पता होगा। इसका सही आंसर क्या होने वाला है? तो सही आंसर इसका जो होगा उदयन हो जाएगा। उड्डयन लिखा है इसमें, ठीक है, उदयन हो जाएगा। 216 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। आज का 216 नंबर क्वेश्चन है, 216 नंबर क्वेश्चन है कि कौन से द्वीप यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है जिसमें मुख्य रूप से हिंदू भगवान शिव को समर्पित गुफा मंदिर संग्रहित किया गया है? कौन सा ऐसा द्वीप है जो यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में सूचीबद्ध है और ये भगवान हिंदू का शिव को समर्पित गुफा मंदिर का संग्रह है यहाँ पे? तो सही आंसर इसका पता होगा कि ये कौन होगा? एलिफेंटा गुफा की बात कर रहा है, एलिफेंटा गुफा की बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जब 17 नंबर है कि लोथल स्थल पर हड़प्पा सभ्यता के अवशेष खोज निम्न में किसने के द्वारा की गई? मतलब कौन ऐसा व्यक्ति है कि लोथल साइट्स को खोजा है, लोथल, ठीक है, इसको खोजा है। तो आपको आंसर पता होगा इसका कि SR राव के द्वारा लोथल की खुदाई की गई थी। किसके द्वारा? SR राव के द्वारा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18, जमीन पर खोदे गए गड्ढे जिसमें सीढ़ियां है वो खाली स्थान पुरातात्विक स्थल में पाए गए थे। कहाँ पाए गए थे? तो जमीन में खोदे गड्ढे जिसमें सीढ़ियाँ हैं, तो ये पाया गया था आपका बुर्ज होम से। कहाँ पाया गया था? बुर्ज होम से। ये आपको पता होगा, बुर्ज होम से पाया गया था। कमेंट करते रहिए, ठीक है। बहुत अच्छा सोनम मैम, ठीक, अच्छा है, आपका आंसर सही आ रहा है। और लोग उपाध्याय मैम, के मैम,
करते रहिए कमेंट आप लोग, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 19 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि अपने महापरिनिर्वाण से पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ दिया था, यानी महापरिनिर्वाण होने से पहले बुद्ध का जो उपदेश था वो कहाँ पे दिया गया था, यानी महापरिनिर्वाण किए हैं बुद्ध, उससे ठीक पहले अपना उपदेश कहाँ पे दिए हैं। सही आंसर पता होगा इसका कि महापरिनिर्वाण से पहले बुद्ध अपना अंतिम उपदेश जो दिए हैं, मतलब लास्ट उपदेश, वो कुशीनगर में दिए हैं। कहाँ दिए? कुशीनगर में, ध्यान रखिएगा। अगला है प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति जो है वो जो है लिखा गया, संकलित की गई किस भाषा में? हिंदी, पाली, संस्कृत या प्राकृत? तो सही आंसर हो जाएगा संस्कृत में। किस में हो जाएगा? संस्कृत में। 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं कि कौन सा राजवंश मौर्यों के बाद आया? मौर्य के बाद जो है कौन सा राजवंश आया है? तो सही आंसर इसमें जो है शुंग आया है। शुंग वंश जो है, शुंग वंश की स्थापना मगध पे मौर्य के बाद होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर की तरफ हम लोग चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, दो ही ऑप्शन है। चलिए दो ऑप्शन से यहाँ पहले खेलते हैं, फिर हम लोग चलेंगे आगे। दो ऑप्शन में ही पता चल जाएगा कि इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है। निम्नलिखित में कौन से वेद मुख्य रूप से कर्मकांड कार्य से संबंधित है? तो सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद या अथर्ववेद? तो कर्मकांड से जो समर्थित है यजुर्वेद, ठीक है। कर्मकांड कार्य से संबंधित है, ठीक है। कर्मकांड कार्य दिया है, यज्ञ, पूजा पाठ, ये तो ये जो है यजुर्वेद हो जाएगा, ठीक है। जादू टोना होता तो आपका अथर्ववेद हो जाता, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका 23 नंबर आपके स्क्रीन पे, 23 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि बुधो बोध गया में महाबोधि मंदिर परिसर में पहला मंदिर किसने बनवाया था? यानी बोध गया में जो है महाबोधि परिसर जिसे आप कहते हैं, उसमें पहला मंदिर किसने बनवाया था? तो अशोक ने बनवाया था। 326 बीसी सिकंदर और पोरस के बीच किस नदी के किनारे लड़ा गया था? यानी जो युद्ध हुआ था सिकंदर और पोरस के बीच, वो किस नदी के किनारे लड़ा गया था? राजा पोरस ने लड़ाई किया था सिकंदर के साथ 326 बीसी में, जब सिकंदर भारत पर आक्रमण किया था। सतलज, चंबल, यमुना या झेलम? तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर इसका हो जाएगा आपका झेलम नदी के किनारे, झेलम नदी के किनारे किया था। अब बताइएगा झेलम का पुराना नाम क्या है? कमेंट कीजिए आप लोग, झेलम का पुराना नाम क्या है। 25 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। 25 नंबर क्वेश्चन है कि वैदिक सभ्यता खालिस्तान नदी के किनारे विकसित हुई थी। तो वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? देखिए बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, सब सिंधु ढूंढ रहे हैं, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, सरस्वती। अब हम किसी दिन हिस्ट्री बता रहे थे सभ्यता, तो बताए थे कि सरस्वती नदी के किनारे होगा। कौन सी नदी के किनारे? सरस्वती नदी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि राजा हर्षवर्धन ने ज्ञान का बड़ा केंद्र स्थापित किया, उसे खाली स्थान में भद्र विहार कहा गया है। कौन सा विहार? भद्र विहार कहा गया। राजा हर्षवर्धन ने ज्ञान का एक बहुत बड़ा केंद्र स्थापित किया था, जिसे कहाँ पर? मथुरा, काशी, कन्नौज या हरिद्वार में भद्र विहार कहा गया है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा कन्नौज। क्या हो जाएगा? कन्नौज में इसे राजा हर्षवर्धन द्वारा एक बहुत बड़ा केंद्र स्थापित किया गया था ज्ञान का, जिसे हम लोग भद्र विहार के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर स्क्रीन पे है कि पाल राजवंश का पहला राजा कौन था? पाल राजवंश का पहला राजा कौन था? सही आंसर हो जाएगा इसका गोपाल। कौन था? गोपाल था, गोपाल। अगला क्वेश्चन 28 नंबर आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। 28 नंबर क्वेश्चन जो है कि एहोल अभिलेख, ठीक है, दो ही ऑप्शन दिख रहा है लेकिन काफ़ी है दो ऑप्शन आपके लिए। एहोल अभिलेख जो है निम्नलिखित में किस शासक से संबंधित है? तो एहोल अभिलेख पुलकेशन द्वितीय से संबंधित है। कौन से? पुलकेशन द्वितीय से, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन में कमेंट बहुत अच्छा आ रहा है आपका, तो ये पुलकेशन द्वितीय हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर की तरफ। 29 नंबर क्वेश्चन है आपका कि चोल राजा मंदिर निर्माण के लिए जाने जाते हैं। चोल राजा जो थे वो मंदिर निर्माण के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने तंजावर में खाली स्थान मंदिर का निर्माण करवाया था। तो तंजावर में जो मंदिर बनवाया था उस मंदिर को क्या कहते हैं? तो बृहदेश्वर मंदिर कहा गया है। अगला है 30 नंबर कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में हमें खाली स्थान के बारे में जानकारी दी गई है। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में हमें मौर्यों के बारे में, मौर्य की राज्य प्रशासन कैसे चलती थी, कौटिल्य ने क्या रखा था, उसकी जानकारी दी गई है। किन्हीं कोई दिक्कत, समस्या, तकलीफ कहीं पर हो रहा है तो बताइएगा तुरंत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 31 कि उपनिषद में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? यानी उपनिषद में किस भाषा का इस्तेमाल किया गया है? तो सही आंसर संस्कृत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संस्कृत। अगला है आपका 32 कि बौद्ध धर्म में आचरण के नियम जो हैं, बौद्ध धर्म में
आचरण के जो नियम हैं वो खाली स्थान को ध्यान में रखते हुए उन्हें पंचशील रूप दिया गया है। कौन से रूप, ये पहले ध्यान रखिए, पंचशील रूप दिया गया है। ठीक है, तो ये किसको, अष्टांगिक मार्ग को, पांचवा मार्ग को, चौथा मार्ग को, ये छठा मार्ग को, बौद्ध धर्म से कौन सा मार्ग संबंधित है इसमें, तो अष्टांगिक मार्ग संबंधित है। तो कहीं कोई दिक्कत समस्या तकलीफ नहीं होना चाहिए। किन्हीं को अगर पैर में दर्द हो जाए, माथा में गठिया हो, तो कमेंट करके बता सकते हैं। आज आवाज़ कैसा है, आवाज़ ठीक है नहीं है, थोड़ा सा नाइट में जो है ट्रेन से आए थे, इसीलिए आवाज़ भारी हो सकता है, पूरी रात ट्रैवलिंग में थे। 33 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि हर्षवर्धन के दरबारी कवि इसमें कौन थे। हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे, तो बिना ऑप्शन आप लोग आंसर कर सकते थे इसका। बाणभट्ट जो थे, बाणभट्ट, वो हर्षवर्धन के दरबारी कवि हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन है, ओडिशा के उदयगिरी में हाथी गुफा अभिलेख खाली स्थान कलिंग के राजा ने खाली किया था। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा खारवेल, कलिंग राजा खारवेल। हम लोग पढ़ते हैं ना, तो कलिंग राजा खारवेल यही उड़ीसा के उदयगिरी से हाथी गुफा अभिलेख जो है इसी राजा ने लिखवाया था, ध्यान रखिएगा, कलिंग राजा खारवेल। तो कलिंग की जो है बात कर रहा है, उड़ीसा में पड़ता था। ठीक है, कलिंग के राजा खारवेल हुआ करते थे। कहीं कहीं दिक्कत नहीं ना है, क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ रहा है। हम ज़्यादा डिस्क्रिप्शन इसलिए नहीं दे रहे हैं कि अंतिम टाइम है, आपका रिवीजन करवाना है हम ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, और हम बहक जाएंगे कल की तरह भी, तो एक पे बोलने लेंगे 20-20 मिनट, तो इसलिए टाइम ज़्यादा लग जाएगा। हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, और अच्छे क्वेश्चन है, आपको सिर्फ देखना है और कमेंट करना है। जैसे अभी कमेंट आ रहा है, देखिए सभी लोग कमेंट कीजिए, 2 लोग 1 लोग करने से अच्छा नहीं, सभी लोग करते रहिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और हमें भी कंटिन्यू करने में अच्छा रहे। 35 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए, समुद्रगुप्त की माता निम्नलिखित में किस गण से संबंधित थी। यानी समुद्रगुप्त को जो माँ थी वो किस गण से संबंधित थी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लिच्छवी, शाक्य, वज्जी या क्या, सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर सभी को पता था, लिच्छवी हो जाएगा, लिच्छवी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लिच्छवी। अगला है, नागभट्ट निम्नलिखित में किस राजवंश के शासक थे। नागभट्ट जो थे, नागभट्ट किस राजवंश के शासक हुआ करते थे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रतिहार के, किसके थे, प्रतिहार के। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वैदिक गणित का संबंध जो है महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है। वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ, 2 ही ऑप्शन आपके स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, वैदिक ग्रंथ, क्वेश्चन आप खाली समझ लीजिए, ऑप्शन तो हम देख ही लेंगे आगे। तो वैदिक ग्रंथ का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ ये शतपथ ब्राह्मण नहीं होगा, अथर्ववेद नहीं होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ हम लोग, तो ऑप्शन सी है शुल्ब सूत्र। तो बिना पूछे ही आप अपने मन से कमेंट कर दीजिए शुल्ब सूत्र, मार दिया कमेंट, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ठीक है मैम, बहुत ठीक है आपका। भारत में राज्य प्रतीक में सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से जो है लिए गए हैं, कहाँ से लिए गए हैं। तो आपको पता होगा सत्यमेव जयते शब्द जो है उपनिषद से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं, उपनिषद से सत्यमेव जयते शब्द को लिया गया है। कहीं कोई दिक्कत समस्या तकलीफ नहीं होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, वैदिक लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था। तो वैदिक लोग जो थे वो सर्वप्रथम किस धातु का इस्तेमाल किए थे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ प्रयोग कह रहा है, ये क्वेश्चन ही कह रहा है, तो यही मिस्टेक नहीं करना है। सही आंसर हो जाएगा तांबा का प्रयोग, तांबा का प्रयोग। अगला, भारत की जाति व्यवस्था के लिए बनाया गया था, भारत की जाति व्यवस्था के लिए बनाया गया था, क्या बनाया गया था, श्रम, किस हिसाब से जाति को ये किया गया था, बनाया गया था, श्रम की गतिहीनता, श्रम की गरिमा, आर्थिक उत्थान या श्रम के व्यावसायिक विभाजन। तो श्रमों का व्यावसायिक विभाजन किया गया था कि फलना जो है जाति के लोग फलना ही काम करेंगे, फलना जाति के लोग फलना ही काम करेंगे। तो श्रमों की व्यावसायिक विभाजन था, यही चीज़ आपको समझना है, यही चीज़ समझ के आपको क्या करना है, मारना है आंसर। क्वेश्चन डायरेक्ट भी रहता है और इनडायरेक्ट भी रहता है, ये चीज़ देखनी है आपको कि क्वेश्चन का डिमांड क्या है और क्वेश्चन का आंसर हम कैसे फिलअप कर रहे हैं। क्योंकि कोई दिक्कत समस्या तकलीफ, आवाज़ की समस्या खत्म है ना। देखिए अब सही से सुनिए, जो फसल वैदिक लोगों को ज्ञात नहीं था, नहीं पूछ रहा है, वह कौन सी थी। तो वैदिकों को तम्बाकू के बारे में कोई जानकारी नहीं था, बेचारा खा नहीं रहा था तम्बाकू, ध्यान रखिएगा, तम्बाकू की कोई जानकारी नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन, अच्छा ऑप्शन नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, रुक जाइए 1 सेकेंड, मैं ऑप्शन आपको दिखाता हूँ। ठीक है, क्या दिखाता हूँ, ऑप्शन दिखाता हूँ, रुक जाइएगा। ये देखिए अब तो पूरा दिख रहा है। ठीक है, किन्हीं को दिक्कत समस्या तकलीफ नहीं होना चाहिए। तो वैदिक आर्यों का जो है मुख्य भोजन क्या था, अब पता चल रहा है ना, वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन क्या था। तो सही आंसर इसका हो जाएगा सब्जी व फल, सब्जियां और फल जो है वैदिक आर्यों का इसमें मुख्य भोजन हो जाएगा, जो चावल नहीं। ठीक है, चावल और दाल नहीं, दूध और उसके उत्पाद नहीं, सब्जियां और फल सही आंसर
हो जाएंगे। देख रहे हैं आप लोग, कोई मार्क आएगा सब्जी और फल आंसर क्वेश्चन आ जाए तो? बिल्कुल नहीं मारेगा। ठीक है यार, सब्जी और फल खाली मारे हैं, दूसरा चीज़ मारते हैं, ठीक है, तो हो जाएगा गलता। फिर कहेगा कि अरे यार ये तो क्या किए, ये तो आंसर ही गलत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि 243 की आयु के आरोही क्रम में आर्य समाज में मनुष्य के जीवन को निम्नलिखित अवस्था में एक सूचीबद्ध किया गया है। यानी आरोही क्रम में आर्य समाज ने कैसे समझा है कि मनुष्य को जिंदगी है वो कैसे कैसे किस किस चार जो जीवन अवस्था था, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, उसे कैसे क्रॉस करें, आर्य समाज का और आरोही क्रम में सबसे गजब की चीज़ें हैं। ठीक है, तो सही आंसर आपके स्क्रीन पे हम बता देते हैं कि सबसे पहले ब्रह्मचर्य, उसके बाद शादीशुदा कीजिएगा तो गृहस्थ, फिर जब शादीशुदा होने के बाद गृहस्थ जीवन खत्म हो जाएगा, मन भर जाएगा तो जंगल में भटकी होगा वनप्रस्थ, और वनप्रस्थ के जंगल में रहना शुरू कर दीजिएगा, और बाद में आप सन्यासी बन जाइएगा। तो सबसे जो है यही है, देखिएगा। ठीक है, पहला जो ऑप्शन दिख रहा हो, सबसे पहले ब्रह्मचर्य, फिर आप गृहस्थ जीवन जिएंगे, फिर आप जो है वानप्रस्थ जिएंगे, और फिर आप संन्यास ले लेंगे। ठीक है, तो ये आरोही क्रम में था, आर्य समाज के द्वारा ये सजाया गया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा 244 नंबर कि निम्नलिखित में कौन योग के प्रणेता है? योग के बाबा जो है रामदेव, देखते हैं पतंजलि का प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? पतंजलि। क्या हो जाएगा? योग के प्रणेता के रूप में पतंजलि को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके हैं 45 नंबर, स्क्रीन पे देखिए, संस्कृत भाषा के प्रथम व्याकरण कौन थे? संस्कृत भाषा के पहले व्याकरण कौन थे? तो आप लोग को तो बिना बताना ही नहीं पड़ेगा, इसका आंसर कौन हो जाएगा? पाणिनि, संस्कृत भाषा के पाणिनि। क्या लिखे थे, अष्टधाई या फष्टधाई? कमेंट कीजिए। बहुत अच्छा सोना मैम, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि मनुस्मृति जो है, मनुस्मृति जिस विषय से संबंधित वह किससे संबंधित है? मनुस्मृति जिस विषय से संबंधित है वह किससे संबंधित है? सही आंसर क्या हो जाएगा कि मनुस्मृति, इसमें कानून हो जाएगा, अर्थशास्त्र, राजनीतिक, कला नहीं, कानून से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 47 नंबर आपके स्क्रीन पे है, कंबोडिया में उस मंदिर का नाम बताइए जहां रामायण और महाभारत के जो है कौन कौन के, रामायण और महाभारत के चित्रित किए गए हैं, इसके चित्र हैं वहाँ पे हैं। तो ये अंकोरवाट का जो है, अंकोरवाट का मंदिर सही आंसर हो जाएगा। ठीक, ध्यान रखिएगा, अंकोरवाट का मंदिर। किन्हीं कोई दिक्कत तकलीफ समस्या नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल आसान भी है और लेवल का भी है। 2-4 क्वेश्चन है, आपको उसको बस कंबाइंड करते चलना है, लास्ट समय में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन हो ताकि आपको मोटिवेशन मिलता रहे। वीडियो में को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, दूसरे जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है या टेलीग्राम ग्रुप है उसमें शेयर कीजिए। ठीक है, लोगों को बताइए कि एनसीईआरटी महासीरीज चल रहा है, आप लोग जुड़िए। 1 घंटा में 400 को 200 क्वेश्चन हो जाएगा और अंत समय के लिए ये क्या करेगा? संजीवनी बूटी का काम करेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर की तरफ, स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपका कि आर्य जनजाति जो है, आर्य जनजाति आर्य जनजाति की सबसे पुरानी बस्तियां कहाँ थी? ठीक है, आर्य जनजाति की सबसे पुरानी बस्तियां जो थी सप्त सिंधु के इलाका में थी, ध्यान रखिएगा, सप्त सिंधु। अगला क्वेश्चन है पंचतंत्र की कहानियाँ किसने संकलित किया है? तो पंचतंत्र की कहानियाँ जो है, पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा है। अगला क्वेश्चन है आपके उपनिषद हैं, उपनिषद क्या हैं? तो सही आंसर हो जाएगा क्या? महान महाकाव्य कहानी की पुस्तक है, हिंदू दर्शन के स्रोत। तो उपनिषद जो है हिंदू दर्शन के स्रोत हैं। देख रहे हैं, धगाधक ऐसे मार के भाग जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 51 नंबर आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, हाँ थोड़ा सा स्लो करते हैं इसको, देखिए अब दिख रहा है ना 51 नंबर क्वेश्चन। 51 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा सही से स्पष्ट तौर पे। 51 में कह रहा है कि तमिल क्लासिक जीविका चिंतामणि निम्नलिखित में किससे संबंधित है? जीविका चिंतामणि जो है जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, ईसाई धर्म। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा जैन धर्म से रिलेट करते थे। अगला क्वेश्चन 52 आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है कि बुद्ध के अनुसार जो है गौतम बुद्ध अगला अवतार किसे माना गया? बौद्ध जो है ना, गौतम बुद्ध के जाने के बाद बौद्ध ने बताया कि गौतम बुद्ध का नेक्स्ट अवतार क्या है, वो नेक्स्ट में किस अवतार के रूप में आ रहे हैं? तो वो जो है मैत्रेय अवतार। कौन सा अवतार? मैत्रेय अवतार। कहीं कोई दिक्कत समस्या तकलीफ हो तो तुरंत आप लोग क्या कर सकते हैं? कमेंट कर सकते हैं कि ये चीज़ समझ में नहीं आया, ये चीज़ नहीं आया। 53 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा स्पष्ट तौर पे कि बौद्ध धर्म ने समाज को 2 वर्गों में अपने दायरों को लेकर एक महत्वपूर्ण प्रभाव डाला था। यानी 2 वर्ग ऐसा था जिस पे बौद्ध धर्म का इफेक्ट पड़ा था, अपने प्रभाव को डाले थे। वो 2 जो है कौन कौन थे? सही आंसर को पता होगा, महिला और शूद्र था।
जिस पर बौद्ध धर्म का गहरा प्रभाव था, यानी महिला और सूदों पर गहरा बौद्ध धर्म का क्या था, बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट था, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके हैं, बुद्ध किस वंश के थे? बुद्ध जो है किस वंश के थे? सही आंसर आपको पता होगा, शाक्य कुल के थे। बौद्ध जो है शाक्य कुल के थे। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में कौन सारनाथ स्तंभ के उकेरे गए जानवर में एक नहीं है? कौन एक ऐसा है कि सारनाथ के स्तंभ पे उस जानवर की मतलब कि चित्र नहीं मिलता है? सही आंसर आपको पता होगा कि कुबर वाला सांड है, हाथी है, घोड़ा है, तो कौन नहीं है? तो मृग नहीं है, मृग नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, महावीर की माता कौन थी? महावीर की माता कौन थी? सही आंसर आपको पता है, महावीर की माता जो है त्रिशला थी। कौन सी? त्रिशला थी। स्क्रीन पे क्वेश्चन का आंसर भी दिख रहा है, क्वेश्चन भी दिख रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 57 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में कौन से शासक बौद्ध के समकालीन नहीं था? यानी बुद्ध जो अब गौतम बुद्ध थे तो गोविंदा नहीं था। कौन एक ऐसा शासक है? उदयन है, बिंबिसार है, अजातशत्रु है, महाजनपद है, पद्मनंद है। सही आंसर आपको पता होगा कि महापद्मनंद बहुत ही पहले थे, वो जो है बुद्ध के समकालीन नहीं रहे हैं। अगला है कि उस स्थान का उल्लेख कीजिए जहाँ बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई है। तो बताना पड़ेगा कि ज्ञान की प्राप्ति बुद्ध को कहाँ हुई है। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, गांधी स्कूल ऑफ आर्ट किसके शासनकाल में फला फूला? गंधार यार गांधी पढ़ते पढ़ते गांधी। गांधार स्कूल ऑफ आर्ट किसके शासनकाल में जो है फला फूला है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा कनिष्क के शासनकाल में गांधार जो है गांधार कला का जो है विकास ज़्यादा हुआ है। 60 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में कौन सा शासक बुद्ध के समकालीन था? बुद्ध के अब समकालीन पूछा है, उदयन, अजातशत्रु, महापद्मनंद या बिंबिसार? तो सही आंसर इसको मारिएगा, बिंबिसार उसके मित्र था। ठीक है, क्वेश्चन में कहीं कोई कमी हो तो आप कह सकते हैं कि हाँ क्वेश्चन का ये ब्लर है, दिख नहीं रहा है, ठीक है, वॉइस की कमी है। तो अगर सब चीज़ स्पष्ट है तो कमेंट जो है रुकना नहीं चाहिए, सिर्फ एक आदमी करने से कमेंट नहीं होगा, सभी लोग कमेंट कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 61 नंबर स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मिलन दुपनोह क्या है? मिलन दुपनोह जो है ये क्या है? स्क्रीन पे दिख रहा है ना स्पष्ट तौर पे? हाँ, तो मिलन उपनोह जो है क्या है? तो ऑप्शन है, एक बौद्ध स्थान है, एक बुद्धों के नाम में से एक जो है कुछ दिया, बुद्धों के नामों में से एक है, यह कला का बौद्ध नमूना है या बौद्ध पाठ है? सही आंसर हो जाएगा बौद्ध पाठ है। क्या हो जाएगा सही आंसर? मिलन उपनोह क्या है? तो बौद्ध पाठ है। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि बौद्ध धर्म में बैल किसके संबंध जो है बुद्ध के जीवन की किस घटना को रिलेट करता है? तो बैल जो है किस चीज़ की, उस जो है बैल, देखिए फिर से समझिएगा, बैल किस चीज़ को रिलेट करता है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा आपको जन्म को। किसको रिलेट करता है? जन्म के प्रतीक के रूप में बैल को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महावीर का परिनिर्वाण स्थान क्या है? महावीर कहाँ पे अपने जो है परिनिर्वाण को प्राप्त किए थे? तो सही आंसर हो जाएगा पावा में, पावा में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है 64 नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। 64 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि किस स्मारक में गौतम बुद्ध ने बुद्ध को अपना दिव्य ज्ञान को विश्व को, अच्छा थोड़ा सा अब दिख रहा है, हाँ, किस स्मारक में गौतम बुद्ध ने बुद्ध के अपने दिव्य ज्ञान को विश्व में प्रचारित किया था? तो ये महाबोधि परिसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, महाबोधि परिसर में। ठीक है, हिमालय का मकबरा, कुतुब मीनार, लाल किला क्या करने जाएगा, राजा थोड़ी था, तो महाबोधि परिसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बुद्धों ने बौद्ध धर्म के जो दिव्य ज्ञान थे उसको महाबोधि मंदिर से पूरे विश्व में प्रचारित किए हैं। 64 नंबर क्वेश्चन आपके 65 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहे होंगे कि निम्नलिखित में सबसे पुराना राजवंश कौन सा है? सबसे पुराना, तो सबसे पुराना कौन होगा? मौर्य, गुप्त, कन्नब या कुषाण? तो इस सब में जो है चारों में सबसे पुराना है मौर्य। सबसे पुराना कौन है? मौर्य, उसके बाद ही सभी आए हैं। 66 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर पश्चिमी में कहाँ तक फैला था? उत्तर पश्चिमी इलाका में कहाँ तक फैला हुआ था? किसका शासन? चंद्रगुप्त मौर्य का, चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य। तो सही आंसर आपको हो जाएगा हिंदकुश पर्वत जो है, हिंदकुश रेंज लिखा है, ठीक है, हिंदकुश रेंज तक फैला हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 67 नंबर स्क्रीन पे कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? तो यूनानी राजदूत कौन था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था? तो मेगास्थनीज जो है यही था। कहीं कोई समस्या, तकलीफ, दिक्कत नहीं। अगला है कि निम्नलिखित में कौन गुलाम वंश का नहीं था? निम्नलिखित में कौन गुलाम वंश का
नहीं है। सही हो जाएगा आपका इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी जो है ये गुलाम वंश का नहीं था। बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश ये सब था। इब्राहिम लोदी जो था लोदी वंश का था, तो गुलाम का पूछ रहा था, नहीं है, तो इब्राहिम लोदी गुलाम का नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे कि दिल्ली सल्तनत में दीवान अर्ज विभाग की स्थापना किसने की थी? तो दीवान अर्ज की स्थापना किसके द्वारा? तो बलबन के द्वारा किया गया था, बलबन के द्वारा। प्रमुख तेलुगु कवि श्रीनाथ किसके दरबार में थे? तो श्रीनाथ किसके दरबार में थे? तो पता होगा देवराय के दरबार में श्रीनाथ रहा करते थे। अगला है हक ए सर्व अथवा सिंचाई कर लगने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? यानी सिंचाई कर लगाने वाला, शॉर्टकट में इसको हक ए सर्व बोलते थे, हक ए सर्व बोलते थे। ये लगाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर आपका हो जाएगा इसका फिरोज शाह तुगलक। FST नदी दिल्ली में जो है जाल बिछा दिया था पूरे, किस चीज़ का? नहरों का जाल बिछा दिया था। पानीपत के प्रथम युद्ध किसके मध्य लड़ा गया है? तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 में लड़ा गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा 73 कि किस सुल्तान ने ज़मीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? यानी 1/2 पहले नाप लिया, बोला उपज इतना हो रहा है तो हाफ यानी 50% हमको टैक्स दो इसका, ठीक है। ये कौन ऐसा शासक था? तो सही आंसर सभी लोगों को पता है कि अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी। 4 ही ऑप्शन दिया है तो एक ही आंसर मारेंगे। दूसरा शासक कौन था? आप लोग कमेंट कीजिए, जल्दी जल्दी देखिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 नंबर आपके स्क्रीन में कि युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना कर दी, उस युद्ध की पहचान कीजिए जिसने भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना की है। तो तराइन का द्वितीय युद्ध, सेकेंड युद्ध। बताइएगा तराइन के द्वितीय युद्ध में कौन जीता था और कौन हारा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आज के 75 नंबर की तरफ। आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा 75 नंबर क्वेश्चन कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्शी के नाम से जाना जाता था? तो हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। लाख बख्श के नाम से कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 76 नंबर स्क्रीन पे कि अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद किसके निर्देशन में हुआ था? ठीक है, कौन ऐसा था जिसके निर्देशन में अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद? तो फैजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका किसके सिक्कों पे बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ था? तो बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम किसके सिक्कों पे, किस शासक के सिक्कों पे दिया गया था? तो सही आंसर होगा अलाउद्दीन मसूद शाह। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस गुरु ने गुरुमुखी लिपि आरंभ की थी? तो गुरुमुखी लिपि जो आरंभ किया था उसका नाम गुरु अंगद था। क्या था? गुरु अंगद। चलते हैं 79 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 79 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि किस मुगल सम्राट के शासनकाल में मुगल दरबार में चहार तस्लीम और जमीन बोश लागू था? देखिए चहार तस्लीम, आप लोग कमेंट कर सकते हैं चहार तस्लीम क्या है और मनी जमीन बोस क्या है। तो बताइएगा चहार तस्लीम और जमीन बोस किसके समय में था? तो शाहजहाँ के समय में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 नंबर। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि 80 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में किस मुगल बादशाह को बुहरान ए मुल्क की उपाधि प्रदान की गई थी? तो बुहरान ए मुल्क की उपाधि शहादत खान को प्रदान की गई थी। नहीं मतलब बुरहान मुल्क की उपाधि मुगल बादशाह किसको दिया था? तो शहादत खां को बुरहान मुल्क कहा गया था मुगल बादशाह द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 81 कि किताब उल हिंद पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई थी? किताब उल हिंद पुस्तक जो है तो अलबरूनी के द्वारा लिखी गई थी। ध्यान रखिए किताब उल हिंद किताब जो है उल हिंद अलबरूनी के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कश्मीर के अकबर के नाम से प्रसिद्ध सुल्तान कौन था? जैसे पूरे कश्मीर में जैसे अकबर ने पूरे भारत में जो है अपनी नीति के लिए जाना गया, मुगल सम्राट जहाँ जहाँ था तो उसे राष्ट्रीय शासक कहा गया। ठीक उसी प्रकार जो है कश्मीर का एक जो है सुल्तान हुआ जो कश्मीर के इलाका में राज करता था और वहाँ पे उसी प्रकार नीति को सहिष्णुता को अपनाया था, इसलिए उसे कश्मीर का अकबर हम लोग कहते थे। सही आंसर हो जाएगा क्या? जैन अल आबुद्दीन। तो जैन अल आबुद्दीन डी में आपको दिख रहा होगा सुल्तान जैन आबुद्दीन, तो यही सही आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 83 नंबर अकबर से लेके कि अकबर द्वारा 1567-68 में चित्तौड़ पर आक्रमण के समय मेवाड़ का राजा कौन था? ठीक है, तो मेवाड़ का राजा कौन था जो अकबर ने चित्तौड़ के आक्रमण किया था?
1567-68 में। तो आपको सब चीज़ पता चल गया। 1567-68 में आक्रमण किया था। उस टाइम शासक कौन था? तो राणा उदय सिंह। ध्यान रखिए, महाराणा प्रताप मार के और अपने आप को गड्ढा में नहीं गिरा लेना है, ठीक है। राणा उदय सिंह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिल्ली के लाल किला में स्थित मोती मस्जिद, दिल्ली के लाल किला में स्थित मोती मस्जिद को किसने बनवाया था? दिल्ली के लाल किला का जो मोती मस्जिद है उसको जो बनवाया गया है आपको पता होना चाहिए, औरंगजेब द्वारा। किसके द्वारा? औरंगजेब सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किसके पास था? औरंगजेब जब मर गया तो मराठा की कमान किसके हाथ में थी? तो सही आंसर आपको पता है कि वो जो है ताराबाई थी। ताराबाई, ध्यान रखना, ताराबाई के हाथ में थी। चलते हैं 86 नंबर 86 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। 86 जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस वर्ष हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था? तो सभी को पता है 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। बताइएगा कि किस किस के बीच लड़ा गया था, किस किस के बीच जो है, कौन वर्सेस कौन था, ठीक है। फर्स्ट मुगल तरफ से कौन, दूसरा मराठा तरफ से कौन, ठीक है। कमेंट कीजिए, ठीक है। देखते हैं किनका आंसर सही है। अगला क्वेश्चन 87 नंबर है। 87 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है आपको कि दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तान में कौन दक्षिण भारत का पहला सैन्य अभियान करवाया था? यानी साउथ इंडिया में सबसे पहले सैन्य अभियान किसके द्वारा करवाया गया था? तो A.K. अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद, तो वही पगला लेके गया था दिल्ली से दौलताबाद, क्या नाम था? मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 89 कि वह किस किले में महारानी रजिया सुल्तान की कैदी की तरह रखा गया था जब उन्होंने विद्रोही जनरल मलिक, अच्छा इसको हम कोड करते हैं, मलिक इख्तियार उद दीन अल्तुनिया से हार गई थी। अल्तुनिया के साथ युद्ध में हारी थे ना, पता होगा, आप शॉर्टकट पे पढ़े हैं अल्तुनिया। तो मलिक इख्तियार उद दीन अल्तुनिया से हारी थी, तो रजिया सुल्तान को कहाँ पे कैद करके रखा गया था? तो सही आंसर आपको पता होगा। अब देखिए 4 ऑप्शन है, किला मुबारक, गोविंदगढ़, शाहपुर कांडी, आनंदपुर साहिब। 100% बहुत लोग नहीं जानते थे, जान लीजिए किला मुबारक में कैद करके रखा गया था। मुबारक हो, आप युद्ध हार गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 नंबर। 90 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, 90 नंबर, यहीं से हमको चलना आगे। तो 90 नंबर क्वेश्चन जो आपको दिख रहा, क्या कह रहा है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने सांकेतिक मुद्रा, एक सेकेंड, भाग क्यों रहे हो? दिल्ली के किस सुल्तान ने सांकेतिक मुद्रा को कुछ हद तक वर्तमान की मुद्रा की तरह चालू किया था? यानी सांकेतिक मुद्रा को जो है वर्तमान में जैसी मुद्रा होती है ना, ठीक वैसे ही। तो पगला का ये योग था, दिल्ली से सांकेतिक मुद्रा जो है पगला ही लाया था दिल्ली सल्तनत में। तो MBT हो जाएगा। जो लोग भी क्या किए, सोनार और लोहार भी ठीक ऐसे ही मुद्रा छापने लगे और फैक्ट्री बना ली। अब जो है इसकी मुद्रा प्रणाली इसी कारण से ध्वस्त हो गई थी, ठीक है। साम्राज्य में नकली मुद्रा बहुत ज़्यादा आने लगा था, क्योंकि इनकी मुद्रा पे कोई मोहर या कोई ऐसा स्पेशल चिन्ह नहीं था जिससे लोग को पता चल जाता है कौन सही है कौन गलत है। तो इसीलिए इनकी ये व्यवस्था भी असफल हो गई थी। 91 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। दिल्ली अजमेर के आसपास के क्षेत्र में शासन करने वाले चहमान के बाद खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। चहमान के बाद कौन दिल्ली और अजमेर के इलाका में शासन किया था? तो सही आंसर हो जाएगा चौहान वंशों ने इसके बाद शासन किया था। 92 है आंध्र भोज, निम्नलिखित में किसी आंध्र भोज कहते हैं? तो एक क्वेश्चन हार्ड और एक आसान है। आंध्र भोज कृष्णदेव राय को कहते हैं, सभी बच्चों को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 93 नंबर आपके स्क्रीन पे कि निम्नलिखित में किस राजपूत शासक के बाद 1527 में खानाबा में पराजित हुआ? अच्छा, निम्नलिखित में किस राजपूत शासक को बाबर ने जो है, फिर से देखिए, बाबर ने खानाबा के युद्ध में जो है 1527 में किसको पराजित किया था? ठीक है। तो पानी पिया, खाना खाया, चांदनी रात को घर गया। खाली बताए थे पानीपत का युद्ध, खानावा का युद्ध, ठीक है 1527, चंदेरी 28 और घाघरा 29 में बेचारा मर गया था। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो सही आंसर इसका होगा राणा सांगा। किसको हराया था? तो राणा सांगा को हराया था। 94 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लिख देते, कौन से युद्ध मेदिनी राय और बाबर के बीच लड़ा गया था? देखिए नेक्स्ट जो बात की है वही भी दे दिया। मेदिनी राय और बाबर के बीच कौन सा युद्ध लड़ा गया है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसमें तो बहुत सारे ऑप्शन ऐसे ही छट जाएंगे। पानीपत का पहला और द्वितीय, तो ऐसे आप लोग काट दीजिएगा, ठीक है। पानीपत का पहला और दूसरा काट दिए। कन्नौज और चंदेरी बचा, सही आंसर क्या हो जाएगा? चंदेरी के युद्ध में जो है कौन, मेदिनी राय और बाबर जो है लड़े थे। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? थोड़ा देर पहले भी बताया है। पानी पिया, खाना खाया, चंदेरी रात को घर गया। ऑप्शन आप लोग कमेंट कीजिए कितना होगा? 26, 27, 28, 29 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 नंबर कि
कौन से पल्लव वंश जो है उसका शासक पल्लव वंश का शासक नहीं था? कौन ऐसा है शासक जो पल्लव वंश का नहीं था? ऑप्शन दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे। सही आंसर क्या होना चाहिए बताइएगा? प्रभाकर वर्धन, महेंद्र वर्मन, नरसिंह वर्मन या समसिंह विष्णु? तो सही होगा प्रभाकर वर्धन। ठीक है, किस वंश से था? अब ये कमेंट कीजिए। 96 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। चलिए यहीं देख लेते हैं 96 नंबर क्वेश्चन। 96 नंबर जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, निम्नलिखित में किस मुगल शासक के दरबार में उस्ताद मंसूर एक प्रमुख चित्रकार हुए हैं? तो उस्ताद मंसूर जो है अब जहांगीर के शासन में था। किसके शासनकाल में? जहांगीर के शासनकाल में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच चौसा का युद्ध लड़ा गया था, कब लड़ा गया था? चौसा का युद्ध जो है हुमायूं और शेरशाह ने कब लड़ा? चौसा नामक जगह कहाँ पड़ता है? बिहार, झारखंड, यूपी में? बताना आप लोग कमेंट करके। और सही आंसर इसका क्या होगा? तो सही आंसर पता होगा कि चौसा का युद्ध 39 में लड़ा था। बिलग्राम और कन्नौज का युद्ध कब लड़ा था ये बताइएगा आप लोग कमेंट करके। तो बिलग्राम और कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? चौसा का युद्ध 1539 हम बता दिए हैं। निम्नलिखित में किस मुगल सम्राट को बहरान उल मुल्क की उपाधि दी गई थी? कोई मुगल सम्राट था, उसको बहरान उल मुल्क की उपाधि दी गई थी। वही क्वेश्चन रिपीटेड है। ठीक है, किस मुगल सम्राट द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि दी गई थी? सादत अली खां। ठीक है, मतलब कि कोई मुगल सम्राट थे जो किसको बुरहान उल मुल्क कहता था, तो हो गया सादत अली खां को कहा जाता था मुगल सम्राट द्वारा बुरहान ए मुल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन वही रिपीटेड क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम भक्ति आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो सही होगा रामानुजाचार्य जो थे वो प्रथम भक्ति आंदोलन को ये किए थे, लीड किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। 300 नंबर क्वेश्चन है आपका। और जो है 300 क्वेश्चन देखते हैं। किस सूफी संत ने कहा कि भक्ति संगीत ईश्वर के करीब जाने का एक तरीका है? यानी भक्ति संगीत अगर आप करते हैं तो भगवान के निकट जाइएगा। किस सूफी संत द्वारा कहा गया था? तो ये थे बाबा। ऐसा बात बाबा बोलते हैं तो बाबा फरीद हो जाएगा सही आंसर, कि गाना भजन कीजिए भगवान के निकट जाइएगा। अब चलते हैं, 300 क्वेश्चन हो गया। अगले 100 क्वेश्चन जो है हम लोग कितने मिनट में कर देते हैं? 30 मिनट में कर देते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 301 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। 301, सूफी परंपरा में पीर का अर्थ क्या है? सूफी परंपरा जो है उसमें पीर का अर्थ क्या है? सर्वोच्च भगवान, सूफियों के गुरु, सभी सूफी संतों के सबसे महान, या रूढ़िवादी शिक्षक जो सूफी मान्यता का विरोध करता है? सूफी पीर, पीर का मतलब होता है सूफियों के गुरु। कौन होता है? सूफियों के गुरु, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, निम्नलिखित में कौन दिल्ली का पहला सैयद शासक बना था? तो दिल्ली का पहला सैयद शासक खिलजी खां था। सैयद वंश के संस्थापक खिलजी खां थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 303 कि किस चोल शासक को लोकप्रिय रोग से गंग का विजेता कहा जाता है? गंग का विजेता किसको कहते हैं हम लोग? तो सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? राजेंद्र चोल प्रथम को गंग का विजेता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 304 नंबर, निम्नलिखित में अकबरनामा किसने लिखी है? अकबरनामा के लेखक कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा अबुल फजल अकबरनामा। हुमायूंनामा के लेखक आप लोग कमेंट कीजिएगा। 305 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। 305 कि मोहम्मद गजनी भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो मोहम्मद गजनी भारत पे टोटल 17 बार आक्रमण किया था, 17 बार। अगला क्वेश्चन है कि 1336 में निम्नलिखित में किस साम्राज्य को हरिहर और बुक्का ने स्थापित किया था? तो हरिहर और बुक्का जो 1336 में स्थापित किया था उसका नाम था विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे 307 नंबर कि किस गुरुओं ने अपने खालसा पंथ की नींव रखी थी? तो खालसा पंथ की नींव रखने वाला गुरु कौन था? सही आंसर बताइए कमेंट करके। गुरु गोविंद सिंह। कब रखा गया था ये बताइएगा। 1599, 1699, 1799, 1899, ठीक है, या 1499, कितने में रखा गया था खालसा पंथ की नींव? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया गया था। तो कुतुब मीनार जो है उसका निर्माण किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो जहांगीर हो जाएगा। क्या बोल रहे हैं हम भी यार देख रहे हो, कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आसफ जाही वंश के निजामों में भारत में किस भाग पर शासन किया है? आसफ जाही वंश के निजाम जो थे भारत के किस इलाका में अपनी शासन व्यवस्था को स्थापित किए थे? सही आंसर हो जाएगा दक्कन के जो प्रांत थे उस इलाका में आसफ जाही वंशों के निजामों ने शासन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? बिना देखे मार सकते हैं आंसर, बिल्कुल। तो हम्पी में विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। 11 नंबर क्वेश्चन रहा ये आपके सामने कि निम्नलिखित
निम्नलिखित प्रशासन मुगल महान सम्राट अकबर द्वारा अनुसरण किया जाने वाला मॉडल बन गया जो बागल मुगल साम्राज्य द्वारा समेकित किया गया। यानी कौन प्रशासन जो है महान सम्राट अकबर द्वारा अनुसरण किया गया है, किसके प्रशासन को उन्होंने कहा कि भाई ये बहुत अच्छा शासन किए हैं और ये बहुत अच्छा प्रशासन व्यवस्था को चलाया है, इसका हम अनुसरण करते हैं, और वो मॉडल बन गया और वो मुगल के जितने राजा हुए लास्ट में उसी को अपनाते रहे। किसका शासन? चंगेज खां का शासन व्यवस्था प्रशासन को, शेरशाह सूरी, अलाउद्दीन खिलजी, एमबीटी। तो बताइए चंगेज खां एमबीटी का शासन व्यवस्था कभी अपनाएगा बंदा? कभी अपनाएगा नहीं। तो शेरशाह सूरी की जो प्रशासन व्यवस्था थी, राजस्व प्रणाली थी, और उसके 3-4 प्रणाली को ट्रू ले लिया गया। अगर आप मेंस की तैयारी जब भी करेंगे तो क्वेश्चन आपको दिया जाएगा कि बताइए कि शेरशाह अकबर का अग्रदूत था, मतलब कि शेरशाह जो है वो अकबर से पहले आया, जो उसने जो किया है उसी काम को किसने किया है? अकबर ने सिर्फ आगे बढ़ाया है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसा पूछा गया है मेंस में कि जिस कार्य को शेरशाह ने किया अकबर कुछ नया नहीं किया, उसी को आगे बढ़ाया, और ऑलमोस्ट काम जो शेरशाह ने किया था उसके 90% प्लस काम को अकबर ने सिर्फ आगे बढ़ाया, ध्यान रखिएगा, और अच्छे तरीके से बढ़ाया। शेरशाह सूरी का बहुत कम टाइम पीरियड 5 साल टाइम मिला, 5 साल में उसने जो किया उसी काम को जो नींव रखी थी उसी नींव को अकबर द्वारा जो है आगे किया गया था। मेंस का क्वेश्चन था आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, शेर खान ने हुमायूं, दिख रहा है क्वेश्चन ना 12 नंबर, हाँ, शेर खान ने हुमायूं को कन्नौज में किस वर्ष हराया था? शेर खान ने हुमायूं को कन्नौज, अब लीजिए ये शेर खां कौन है, पता चला? कुछ नहीं चला, वही है शेरशाह सूरी। तो कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में 1540 में इसे हराया गया था। इसे शेरशाह जो था, इसे शेर खां की उपाधि, शेरशाह की उपाधि किसने दिया था? शेर खान को, ठीक है। मतलब कि इसका ओरिजिनल नाम फरीद था, ठीक है, बचपन का, इसको ये नाम कौन दिया था? शेर खान, ठीक है, शेरशाह सूरी फिर नाम पड़ा। अगला क्वेश्चन बताएगा कि राजा जयपाल और मोहम्मद गजनी के बीच पेशावर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? जयपाल और मोहम्मद गजनी के बीच पेशावर का युद्ध जो हुआ था ये किस समय हुआ था? तो सही आंसर हो जाएगा 1001 में। अगला क्वेश्चन है आपके, शिवाजी और जयसिंह प्रथम के बीच पुरंदर की संधि, कौन सी संधि? पुरंदर की संधि पे हस्ताक्षर कब हुआ था? तो सही आंसर आपका हो जाएगा 1665 में पुरंदर की संधि पे हस्ताक्षर हुआ था। मिस्टेकली 55 नहीं मार दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पांडवों की राजधानी जो हुआ करती थी, पांडवों की राजधानी वो कहाँ थी? स्क्रीन पे दिख रहा होगा पांडवों की राजधानी कहाँ होगा? तो पांडवों की राजधानी मदुरै हुआ करती थी, मदुरै, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे कि दिल्ली स्थित हुमायूं का मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया था? तो हुमायूं का जो मकबरा था वो हाजी बेगम होगा ना, हमीदा बेगम ने, महजम बेगम ने, गुलबदन बेगम ने, तो बागी बेगम लिखा, बीगा बेगम, इसके द्वारा हुमायूं का मकबरा बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गुजरात का सोमनाथ मंदिर पर किसने हमला किया था? तो गुजरात का जो सोमनाथ मंदिर पर उस पर मोहम्मद गजनी ने अटैक किया था। जब यहाँ से लूट के जा रहा था तो उसको जाटों ने छीन लिया, फिर लास्ट आक्रमण जाटों के विरुद्ध करता है। टोटल कितना बार आक्रमण किया था और अंतिम आक्रमण उसका किस वर्ष हुआ था? सोमनाथ पे कब हुआ था? सब पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 18 नंबर की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में किस मुगल सम्राट को जिंदा पीर, या इसको जिंदा पीर को दरवेश भी कहते हैं, दरवेश या जिंदा पीर जो है किस मुगल सम्राट को कहा गया है? तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा बताइए? ये आंसर तो सबको पता होना चाहिए, ये जो औरंगजेब हो जाएगा। सभी लोग कमेंट कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के शासन के दौरान सेनापति को रूप में, जो सेनापतियों को खाली स्थान के रूप में जाना जाता था। जब अकबर था तो सेनापति को क्या कहता था? तो सेनापति को जो है फौजदार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? फौजदार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर जो है 20, निम्नलिखित में किस तुगलकाबाद शहर की स्थापना की थी? किसने तुगलकाबाद शहर की स्थापना की थी? किसने किया था? सही आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद शहर की स्थापना की थी। वर्तमान में तुगलकाबाद शहर को क्या नाम से हम लोग जानते हैं बताइए? हम लोग के आसपास का ही इलाका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 21 नंबर की, पहला मुगल बादशाह बाबर 1494 में जब फरांगना की गद्दी पे बैठा तो वह केवल कितनी वर्ष का आया था? बहुत कम एज में बंदा गद्दी पे बैठता, मात्र 12 वर्षीय अवस्था उसकी होती, ध्यान रखिएगा, ठीक है। मात्र 12 वर्ष की आयु में वो फरांगना की गद्दी पे बैठता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि दिल्ली सल्तनत यानी इलवाड़ी वंश जो दिल्ली सल्तनत था उसका पहला शासक कौन था? ठीक है, तो इलवाड़ी वंश देख के बहुत लोग जो धड़फड़ाएंगे, भागेंगे छटपट छटा से के, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? बहुत लोग को अभी तक भी पता नहीं चला होगा, तो कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। इलवड़ी वंश के पहले
शासक। आगरा का ताजमहल जो था, आगरा का ताजमहल, उसका निर्माण कब पूरा हुआ था, करवाया किसने था, कोई मतलब नहीं, कौन में मुख्य उस्ताद था बनाने वाला, जिसके उसको कोई मतलब नहीं करा। आगरा का ताजमहल का निर्माण किस वर्ष कंप्लीट हुआ है, पूरा हुआ है? तो सही आंसर आप लोगों को पता होगा, तो सही आंसर जो है कितना हो जाएगा, 1653 में ये कंप्लीट हुआ था आगरा का ताजमहल। दिख रहा है ना क्वेश्चन? ऐसे ही क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं, ठीक है, ना हार्ड ना आसान। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, आईने ए अकबरी को अकबरनामा पुस्तक का तीसरा खंड है। आईने ए अकबरी जो है, जो अकबरनामा पुस्तक का तीसरा खंड है, किस से संबंधित है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा अकबर के प्रशासनिक संबंध है। इसमें अकबर के प्रशासन के संबंधित जो है तीसरा अकबरनामा का जो है तीसरा खंड रिलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कि निम्नलिखित में कौन से अकबर के नौरत्न में एक नहीं था? अकबर का नौरत्न जो है कौन एक नहीं था? तो ये जो है राणा अमर सिंह, ये नहीं था। अबुल फजल, राजा मान सिंह, राजा टोडरमल, ये तीनों थे, ये राजा अमर सिंह नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे 26 नंबर दिख रहा है ना, 26 नंबर क्वेश्चन। हाँ, 26 नंबर क्वेश्चन है, चंगेज खां की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? उसकी देहांत किस वर्ष हुई थी चंगेज खां का? सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर 1227 में चंगेज खां की मृत्यु होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किस मुगल शासक ने आगरा का किला बनवाया था? तो आगरा का जो किला बनवाया था, ध्यान रखिएगा, वो अकबर ने बनवाया था। अकबर का किला, अकबर जो है आगरा का किला का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे कि मिन्हाज उस सिराज, मिन्हास उस सिराज जो है निम्नलिखित में किस शासक के इतिहास को लिपिबद्ध किया गया है? मिन्हास ए सिराज ने किस शासक के इतिहास को लिपिबद्ध किया है, मतलब लिखा है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? रजिया सुल्तान। क्या हो जाएगा? रजिया सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरुशिप की संस्था का अंत हुआ, सिखों का नेतृत्व उसके विश्वसनीय अनुशासन खाली स्थान को पारित हुआ था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आपका बंदा बहादुर। बंदा बहादुर को ही ये चीज़ मिला था। जब इस गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो गया तो गुरुशिप की संस्था का जो अंत हो गया और सिख का नेतृत्व जो है किसको सौंपा गया? बंदा बहादुर को सौंपा गया था। ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका कि मुगल सम्राट जहांगीर ने शालीमार बाग का निर्माण कहाँ पर करवाया था? तो शालीमार बाग जो है उसका निर्माण कहाँ हुआ था? तो कश्मीर में हुआ था, जहांगीर करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी 31 नंबर, स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। दिख रहा है ना 31 नंबर क्वेश्चन? हाँ, तो 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलामी चिश्ती जो है, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? शेख सलीम चिश्ती का दरगाह उत्तर प्रदेश में फतेहपुर सीकरी में है। कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी में है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अमीर खुसरो किस शैली से संबंधित नहीं है? किस शैली से वो रिलेट नहीं करते हैं अपने आप को? क्या नहीं? गजल, पहेली, नृत्य या मलिकबारी? मालिकबारी मतलब क्या ऐसा था जो डांस तो बेचारा नहीं करता था अमीर खुसरो, ठीक है, तो मल्ली नृत्य जो है उससे रिलेट नहीं है, इस शैली से संबंधित नहीं है। 33 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, छत्रपति शिवाजी को किस मराठा घराने से संबंधित है? छत्रपति शिवाजी किस मराठा घराने से अपने आप को संबंधित है? तो बहुत नया क्वेश्चन है हमारी, होलकर, गकवाड़, सिंधिया, भोंसले। तो याद रखिएगा भोंसले से थे। क्या थे? भोंसले से थे। 34 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि दिल्ली सल्तनत के बाद दिल्ली का शासक जो बना वो कौन बना था? दिल्ली सुल्तान के बाद दिल्ली का शासक कौन बना था? तो अरे यार, रजिया सुल्तान है, रजिया। लग रहा है आज कुछ ज़्यादा ही हम ले लिए हैं बिहार में आने के बाद, ठीक है। रजिया सुल्तान के बाद दिल्ली का शासक जो है वो कौन बना था? ऐसे मजाक चल रहा है, ठीक है, सीरियस नहीं लेना बहुत लोगों। तो गयासुद्दीन बलबन जो है, रजिया सुल्तान के बाद दिल्ली का शासक गयासुद्दीन बलबन बना था, पता होगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी के संदर्भ में निम्न में कौन सा सही है? अब क्वेश्चन की लेवल बढ़ेगी, ठीक है। गांधी के संबंध में, गांधी जो है उसके संबंध में कौन सा कथन गलत है, ठीक, मतलब सही है, यहाँ पर सही चुनना है, ठीक है। अब देखिए, अब क्वेश्चन को ढूंढते रहिए, आंसर ढूंढने से नहीं मिलेगा। बिना मार्क्सवाद के मार्क्सवादी, बिना समाजवाद के समाजवादी, बिना व्यक्तित्ववाद के व्यक्तित्ववादी, या समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और व्यक्तिवादियों में एक मार्क्सवादी। ये डी नंबर जो ऑप्शन आपको दिख रहा है कि समाजवादी में एक वो व्यक्तिवादी था और समाजवादियों में मार्क्सवादी था, ठीक है, ये सही आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन के लेवल थोड़े से अप होंगे, ठीक है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा बस। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन, 36 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। अरे रुको यार, 36 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, दिख रहा है ना। निम्नलिखित में किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? कौन बोला कि है ये विद्रोह थोड़ी था, इस षड्यंत्र था? सर जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर, ये दोनों मिलके बोला था कि ये षड्यंत्र है, ठीक है,
ये षड्यंत्र है। आउट्रम और टेलर का था। 37 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि निम्नलिखित में किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली से किया। बीपीएससी पूछा हुआ, जाकर देख लीजिएगा। सैयद हैदर राजा द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेडलर आयोग किस चीज़ से संबंधित है। तो सेडलर आयोग का संबंध किस चीज़ से था, तो शिक्षा से था। आप लोग बताइएगा सेडलर आयोग की मतलब स्थापना कब की गई थी। चलिए ना क्वेश्चन का अवेलेबल कैसा चल रहा है, ठीक है, तो ऐसा ही अब चलेगा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन अब हुआ ना बहुत सारा। चलिए राजा राम मोहन राय की तरफ आते हैं हम लोग। तो राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन सी थी। तो राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी, कौन सी थी। ब्रह्म समाज आत्मीय समत आत्मीय सभा की स्थापना हुआ था राजा राम मोहन राय द्वारा। बताइए कब कब किया गया था। 40 नंबर क्वेश्चन है आपका कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के जिम्मेदार ओडायर को किसने जो है मारा, किसने मार दिया, लाद में लुटका दिया। तो सही आंसर आपको पता होगा, उधम सिंह मार दिए थे। पेंटोनिया जेल में इनको फांसी दी गई थी। और इसको अस्थि को भारत सरकार कब लाई है, ईस्वी आप कमेंट कीजिएगा, 72 या 74, सब चीज़ हम ही बताएं क्या हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहा होगा आपकी स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि चंपारण में तिनकटिया प्रथा का मतलब क्या है। तो ये तो बच्चा भी है, वो उसको भी देंगे तो मार देगा। 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना, यही तिनकटिया व्यवस्था से रिलेट करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 42 नंबर स्क्रीन पे देखिए, ये है 42 नंबर क्वेश्चन और इसको मारिए कि निम्नलिखित में किसने सर्वप्रथम भारत को औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी। औपनिवेशिक स्वराज की मांग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था। राजा गोपालाचारी, सरदार पटेल, मोतीलाल नेहरू, पंत, सर तेज बहादुर सुप्रियो और जयकर, जवाहरलाल नेहरू या जगजीवन राम। बोले थे ना लास्ट में रुके रहिए, ठीक है, लेवल के मिलेंगे। मिडाइवल हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री में थोड़ा सा जो है इसलिए लो रखे कि उतना अंदर घराना पढ़ने में, मतलब नाम पढ़ने में अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है, और वो आता भी नहीं ज़्यादा क्वेश्चन जहाँ से लेवल का आता है वहीं से क्यों ना पढ़ा जाए। तो हमारी अब क्वेश्चन की सर्वप्रथम औपनिवेशिक स्वराज की मांग किसके द्वारा की गई थी। तो सही आंसर होगा तेज बहादुर सुप्रियो और SR जयकर, ठीक है, ये दो बंदा किया था। चलेगा पता आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अ नेशन इन द मेकिंग। अ नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक जो है किस बंदा ने लिखा था। ये पुस्तक जो है किसने लिखा था, ठीक है, क्वेश्चन का लेवल अब। तो सही आंसर होगा क्या, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा लिखा गया था। नेटिव मैरिज एक्ट, ये तो मार ही देंगे, किस वर्ष पारित हुआ था। नेटिव मैरिज एक्ट जो है किस वर्ष पारित हुआ था, तो 1872। नेटिव मैरिज एक्ट में लड़का की आयु लड़की की आयु कितना था, ये बताइएगा। अब देख रहे हैं क्वेश्चन का लेवल, ठीक है, 50 क्वेश्चन का लेवल ऐसा होगा कि लगेगा हाँ भाई ठीक है यार, अच्छा खासा लेवल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपके 46 नंबर क्वेश्चन है, 45 और 46 दिख रहा होगा कि बंगाल के गवर्नर जनरल में कौन तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध को रिलेट करता है। कौन जो है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है। तो सही आंसर पता होगा आपको, क्या होगा, वार्न हेस्टिंग्स से कर्नवालिस तक, कर्नवालिस था तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता और सरकार को भू राजस्व भुगतान करने के लिए जिम्मेदार माना गया था, उस प्रथा को हम लोग क्या नाम दिए थे। तो रैयतवारी प्रथा था। कौन सा था, रैयतवारी प्रथा। जी जमींदारी नहीं होगा, ठीक है, जमींदारी नहीं होगा, ध्यान रखना, जमींदारी नहीं होगा, रैयतवारी होगा, महलवारी भी नहीं होगा इसमें, क्योंकि किसान स्वयं भूमि का मालिक और सरकार को राजस्व डायरेक्ट दे रहा, तो रैयतवारी प्रथा हो जाएगी। ठीक है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने के लिए 1872 में मिनरल एक्ट जो है लड़कियों की न्यूनतम आयु, जो हमें कमेंट करने के लिए बोले थे, क्वेश्चन पूछ दिया कि लड़कियों की न्यूनतम आयु कितना रखा गया था। तो 14 वर्ष था। लड़का का तो नहीं बताएंगे भाई, लड़का का ऑप्शन दीजिए, इसमें बताइए कौन सा है। 48 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे कि निम्नलिखित में कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं चुना गया था। कौन ऐसा था बेचारा कभी नहीं बन पाया। तो बाल गंगाधर तिलक कभी पूरी आजीवन जो है क्या नहीं बन पाए, तो कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बन पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे देखिए, 49 नंबर दिख रहा होगा, 49 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन क्या हुआ, शॉर्टकट बताइए। HSRA की स्थापना कब हुई थी। यहाँ खाली पूछा है कब, आप पूछ देता कहाँ, ठीक है। तो ये तो HSRA 1924, HSRA 1900 कितना 28, कहीं कोई दिक्कत नहीं, दोनों जगह बताइए। तो HRA छोटा है 1924 में हुआ पहले तो कानपुर, HSRA बाद में है तो दिल्ली फिरोजा कोटला मैदान। कोई दिक्कत समस्या तकलीफ नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 50 नंबर
50 नंबर स्क्रीन पे दिख रहा है ना। असहयोग आंदोलन के दौरान स्वदेशी वस्त्रों को जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा था पत्र लिखे कि निष्ठुर बर्बादी है बाबा जी, इसको बंद कीजिए। ठीक है, तो जो इनको महात्मा की उपाधि दिया था, सही आंसर आप लोग को पता होगा कि R.N. टैगोर ने स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन के दौरान वस्त्रों को निष्ठुर बर्बादी बोला था जलाए जाने पे। और गांधी क्या बोले थे कि ये अंग्रेजों के साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा अंतर होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा। कहेगा विदेशी वस्त्र को जलाए जाने पे महात्मा गांधी को किसने बताया था कि निष्ठुर बर्बादी है? R.N. टैगोर। अब विदेशी वस्त्र को जलाया जाना और बहिष्कार करना, इस पर किसने बोला था कि अंग्रेजों के साथ ही सर्वोत्तम व्यवहार है? तो कौन हो जाएगा? महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान के प्रस्ताव को कब पारित किया गया था? तो मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के प्रस्ताव को मार्च 1940 में पारित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 52 नंबर है। देखिए 1 घंटा नहीं हुआ है, हम लोग जो है 150 क्वेश्चन कर दिए हैं। ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना से मतभेद के बीज बोए थे वह कौन से जो है देश के विभाजन का मतलब करा दिया? राष्ट्रीय आंदोलन में कौन ऐसा घटना हुआ जो ऐसे मतभेद के बीज बो दिए जो आगे चल के देश का विभाजन करवा दिया? ठीक है, वो घटना को आपको चुनना है। हम तो बिना बताए आंसर दे देंगे, लेकिन आप लोग को बताइए क्या होगा। 1906 मुस्लिम लीग की स्थापना, 1905 में बंगाल का विभाजन, गांधी जी द्वारा खिलाफत आंदोलन का समर्थन, या विधानसभा में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र और स्थान का आरक्षण? सही आंसर पता चल चुका होगा आप लोगों को, 1909 का पार्लियामेंट्री सुधार अधिनियम। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। देख रहे हैं ना, अब वो नहीं है पहले वाला जो ऑप्शन जैसे दिखता तो वैसे ऑप्शन नहीं है, इसलिए पढ़ना पड़ेगा 4 ऑप्शन, फिर दारी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो इसीलिए हम धीरे करा रहे हैं, आराम से करा रहे हैं, आपको भी कहीं भागना नहीं है, खेत को जोतना नहीं है। ठीक है, आपका कुछ तो भी मतलब ऐसा तो नहीं कि 1 घंटा पर अगर लेट हो जाएंगे तो आपका सैलरी 10 लाख 15 लाख कम जाएगा, कुछ होना नहीं, आपको एग्जाम ही देना है। तो रिलैक्स होकर आप एग्ज़ाम दीजिए, लास्ट टाइम में फ्री मूड में पढ़िए, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। ठीक है, चलिए आपके स्क्रीन पे जो है 53 नंबर क्वेश्चन दिख रहा होगा। 53 नंबर क्वेश्चन क्या है कि भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ठीक है, तो किसको ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना था? रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। 1 अक्टूबर 1858 तक महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र को इलाहाबाद में किसने पढ़ा था? कल ही बताया था, इलाहाबाद में जो 1857 की क्रांति को इस महारानी जो है कुछ घोषणा करते, उसको यहाँ इलाहाबाद में दरबार में लगा के कोई पढ़ता है, सुनाता, उसमें से एक ऐसी घोषणा पर बात होती है जो अवश्य रूप से महारानी की तरफ से पूरा किया जाता है भारतीयों के लिए। तो वो तो हम नहीं बताए थे क्या पूरा किया जाता है। अब बताइए, कैनिंग पढ़ा था, कैनिंग ने इलाहाबाद में पढ़ा था इस चीज़ों को। नील आंदोलन को जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट पत्रिका का संपादक कौन थे, जो नील आंदोलन को बंगाल में खूब ज़्यादा सपोर्ट किए थे? सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर आपका हो जाएगा हरिश्चंद्र मुखर्जी। डेली कराते हैं ये सब टेलीग्राम चैनल पे। जो लोग टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइए। ठीक है, और टेलीग्राम वाले आप लोग जितना हम फ़ायदा उठाते हैं ना उतना तो किसी को नहीं मिलता है। तो इसीलिए ये जो यूट्यूब चैनल है नया है, आप लोगों को पता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों सब्सक्राइब कराइए, दोस्तों को बताइए ज़रूर। जो है उनको फ्री में जब इतना चीज़ मिलेगा तो ऑटोमेटिक सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, चैनल को थोड़ा सा परिवार को बड़ा कीजिए। ठीक है, ऑफिसर सर्कल परिवार को बड़ा करना। ठीक, चलिए 56 नंबर क्वेश्चन आपका जो है ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजी मैकडोनाल्ड द्वारा सांप्रदायिक पंचायत की जो घोषणा की गई थी वो कब हुआ था? तो सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कितने में किया गया था? अगस्त 1932 में किया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किस आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेज ने टिप्पू सुल्तानों को मारा था? मैसूर युद्ध में किस में टिप्पू सुल्ताना बेचारा शहीद हो गया था? सही आंसर आपको पता होगा, लास्ट और 99 में हुआ था चौथा युद्ध, उसी में टिप्पू सुल्ताना की खत्म हो गया। 1902 में पुलिस कमीशन की अध्यक्षता किसको सौंपी गई थी? 1902 में जो पुलिस कमीशन बना था उसकी अध्यक्षता किसको दिया गया था? तो वो जो है सर एंड्रयू फ्रेजर थे। कौन थे? सर एंड्रयू फ्रेजर। उसको पुलिस जो है कमीशन बना था 1902 में, उसकी अध्यक्षता दिया गया था। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? लो भाई लो, क्या इसमें पढ़े हैं क्वेश्चन। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 1869 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, सिर्फ इसके जगह को, और हाँ सबसे महात्मा गांधी के बारे में एक क्वेश्चन था ना, ये 2 क्वेश्चन एग्जाम में। तो महात्मा गांधी का जन्म, लोकेशन, किस राजघराना मतलब कि आते थे, और उनका जीवनी जो है किस भाषा में है, वो किस किस स्कूल से 3 स्कूल जो उसका जो प्राइमरी है, माध्यमिक है, हाई स्कूल है, उसके बाद वो इंग्लैंड गए पढ़ने के लिए ब्रिस्टी की, वहाँ कौन सा स्कूल है, दक्षिण अफ्रीका केस लड़ने के लिए गए थे, अपोजिशन में कौन था, उन 1894 में डरबन में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किए थे, किसके सहयोग से, जिसके खिलाफ केस लड़े थे उसी के सहयोग से, वो जो अब्दुल्ला का भाई था चचेरा। तो ये पूरा का पूरा आपको उनकी जीवनी को एक बार सरसरी निगाह से एग्जाम में जाने से पहले आपको देख के जाना पड़ेगा, क्योंकि गांधी के बिना मॉडर्न इतिहास अधूरा है। ठीक है, तो गांधी के बिना जो है क्वेश्चन तो एग्जाम में होगा ही नहीं, बिना किसी भी एग्जाम को उल्टा लीजिए महात्मा गांधी मिलेगा ही मिलेगा आपको। ठीक है, एग्जाम में, क्योंकि
1919 से जो 1916-17 से जो चंपारण से आप रिलेट करिएगा, वहाँ से तो फिर गांधी ही गांधी है, ठीक है। किसी को आने कहाँ दिया? देखिए कोई भी नेता आपको दिख रहा है कि बहुत भयंकर स्थिति में है? सुभाष चंद्र बोस को 1942 में थोड़ा सा अगर नज़रअंदाज करते हैं एक सेकंड के लिए, तो कि सबसे बड़ा लीडर तो यही है। सुभाष चंद्र बोस भी उससे अनुमति ले रहा है, ठीक है, कि महान मतलब कि हम स्वतंत्रता का आंदोलन युद्ध लड़ रहे हैं और इस युद्ध में हम आपकी आज्ञा चाहते हैं। तो समझिए उसके व्यक्तित्व कितना बड़ा था उस आंदोलन में। तो बिना उसका अधूरा है पूरा इतिहास। तो जब मॉडर्न हिस्ट्री में वो बंदा अकेला छाया हुआ है, तो आप गांधी युग एक युग ही है, तो उसको बिना पढ़े आप एग्जाम में जा रहे हैं, तो कितनी बड़ी अपने आप नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसीलिए उसको पढ़ना ही पड़ेगा। आपकी विचारधारा कुछ भी हो, माने या ना माने अलग बात है, एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए तो जानना ही पड़ेगा उसको। तो आज के 60 नंबर क्वेश्चन है, 60 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है? एक सेकेंड को यार, 60 नंबर क्वेश्चन हमको क्या था? भारत की बुलबुल, हाँ ये था, भारत की बुलबुल है किसे कहा जाता है? चलिए अब बुलबुल कौन है हमारी, देखिए ऑप्शंस दिख रहे होंगे। भारत की बुलबुल जो है किसको कहा जाता है? सभी लोगों को आंसर पता होगा कि भारत की बुलबुल है सरोजिनी नायडू को कहा जाता है, सरोजिनी नायडू को। 61 नंबर क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को सरियाने दीजिए पहले, ठीक है। सरिया दिए हैं क्वेश्चन 61 नंबर। अब बताइए 61 नंबर जो क्वेश्चन है कि 1919 में कौन सी घटना की वजह से रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी? तो नाइटहुड की उपाधि जो है, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसके बाद नाइटहुड की उपाधि लौटा दिया गया था आर एन टैगोर के द्वारा। सरशंकर नायर ने कहाँ से इस्तीफा किया था बताइएगा? राय बहादुर की उपाधि किसने लौटाया था? महात्मा गांधी केसरी हिंद उपाधि किस टाइम में लौटाया था? केसरी हिंद की उपाधि उनको दिया गया था, कब दिया गया था? सब चीज़ आपके दिमाग में एक खटाक दबराना चाहिए। 362 नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र जो है वो आरंभ किया गया था। थोड़ा सा साउंड आ रहा होगा, कोई नहीं, मार्केट में ये सब चलते रहता है। इंडियन ओपिनियन जो है महात्मा गांधी का था और कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके प्रार्थना समाज को लेकर। प्रार्थना समाज की मांगे जो है नहीं थी, तो हमको सारा चीज़ देखना पड़ेगा, तब पता चलेगा प्रार्थना समाज की मांगे क्या नहीं थी। तो प्रार्थना समाज की मांगे क्या नहीं थी? तो स्त्री शिक्षा था, विधवा पुनर्विवाह था, अस्पृश्यता की, लड़की के शादी में, लड़का लड़की की शादी में वृद्धि, ये सही आंसर हो जाएगा, ये नहीं था, ठीक है। चलते हैं हम लोग 64 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 64 नंबर क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि 1926 में नौजवान भारत सभा की स्थापना किसके द्वारा बनाई गई थी? तो 1964 में नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाई गई थी? सही आंसर क्या हो जाएगा? भगत सिंह। क्या हो जाएगा? भगत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 65 नंबर कि निम्नलिखित में कौन लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं है? कौन एक ऐसा काम है जो लॉर्ड कर्जन के द्वारा नहीं किया गया था? बताइएगा। सूली सुधार बिल्कुल 1902 में देखिए बिल्कुल, फ्रेजर को अध्यक्ष बनाया। बंगाल विभाजन वही किया था बंदा। सेना और न्यायिक सुधार वही किया था। सती प्रथा व रोक उसका काम नहीं है, किसका काम है आप बताएंगे कमेंट में। अगला क्वेश्चन है फ्राइजी आंदोलन की शुरुआत। तो फ्राइजी जो आंदोलन था उसकी शुरुआत पूछ रहा है, तो फ्राइजी आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो सही आंसर हो जाएगा हाजी सरायतुल्लाह, ठीक है। लेकिन लीड कौन किया था आंदोलन को, और फ्राइजी कौन थे, किसके अनुयायी माने जाते हैं? अगला क्वेश्चन बताइएगा 67 नंबर कि 1942 में अखिल भारतीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा, तब भारत का वाइसराय कौन था जो लिखा था पत्र सम्राट को कि अभी भारत में 1857 के बाद सबसे बड़ी क्रांति हो चुकी है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। 367 में हो जाएगा। लॉन लिथगो था, आपको पता होगा लॉन लिथगो उस टाइम क्या था? भारत का वाइसराय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राजा राम मोहन राय, राजा की उपाधि, यह राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? सही आंसर पता होगा अकबर द्वितीय द्वारा राजा राम मोहन को राजा की उपाधि दी गई थी। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, हमने इतिहास से यह सीखा है, ठीक है, हमने इतिहास से यह सीखा है कि हमने इतिहास से कुछ नहीं सीखा। गजब, देख रहे हैं, हमने इतिहास से यह सीखा है कि हमने इतिहास से कुछ नहीं सीखा। किसने कहा था? किस बंदा का ये कथन है? ध्यान रखिएगा, लियो टॉल्स्टॉय का ये कथन है। अगला क्वेश्चन है आपको कि निम्नलिखित में किसने रैयतवारी बंदोबस्त को आरंभ किया था? तो रैयतवारी बंदोबस्त को आरंभ करने वाला बंदा कौन हो जाएगा? टॉमस मुनरो, ठीक है। किस इलाका में सबसे पहले रैयतवारी लगा था? कमेंट कीजिएगा, ठीक है। बक्सर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? जब बक्सर का युद्ध था वो किस किस के बीच हुआ था? तो आप लोग को पता होगा मीर कासिम और अंग्रेज लड़े थे बक्सर के युद्ध में, 1764 में हुआ था और ये निर्णायक युद्ध साबित हुआ। इसके बाद अंग्रेज जो है बंगाल के इलाका में अपने आधिपत्य को जमा लिए थे। अगला क्वेश्चन आपके 72 नंबर स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्या है कि मेरठ में प्रथम संपादित विद्रोह की आग किस दिन भर की थी? डेट बताइए जिस दिन मेरठ में आग लगा था 1857 की क्रांति का, ठीक है, मतलब इसकी शुरुआत हुई थी, बात ये है। तो ये जो डेट था 10 मई था। क्या था? 10 मई, ध्यान रखिएगा। 10 मई को होना था, 31 मई को सैनिक पहले ही उतावले होकर क्या कर देते हैं, ये भी असफलता का एक कारण होता है। अब चलते हैं हम लोग 73 नंबर क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है 73 नंबर कि कोलंबो से अल्मोड़ा तक, कहाँ से, कोलंबो से अल्मोड़ा तक निम्नलिखित में किसके अनुभव पे एक व्याख्यान आधारित है। तो ये स्वामी विवेकानंद जी के जो है अनुभव पे एक व्याख्यान है पूरा दिया गया है। आगे है गोवा, गोवा से पूर्व और पुर्तगालियों की भारत की राजधानी कौन थी। गोवा से पहले जो है पुर्तगाली ने भारत की राजधानी क्या रखा था। कमेंट कीजिए जिन लोगों को पता होगा। बहुत अच्छा आंसर है इसका, कोचिन था। कहाँ था, गोवा से पहले कोचिन राजधानी हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 75 नंबर कि निम्नलिखित में किसे फ्रंटियर गांधी के नाम से जानते हैं। फ्रंटियर गांधी के नाम से हम किसको जानते हैं, तो खान अब्दुल गफ्फार खान। बताइएगा कब बोला था खान अब्दुल गफ्फार खान ने कि इस कांग्रेसी नेतृत्वों ने हमारे आंदोलन को भेड़िए के सामने फेंक दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में कांग्रेस ने बाल गंगाधर बीजीटी के नेतृत्व में कांग्रेस के टूटते गुटों में निम्नलिखित में किस वर्ष जो है फिर से एकजुट हुआ। देखिए कैसे क्वेश्चन घुमा दिया है कि बीजीटी के नेतृत्व में कांग्रेस दो भाग में पहले विभाजित हो गया था, तो बीजीटी के नेतृत्व में कब ये दोनों फिर से इकट्ठा हुआ है। देखना क्वेश्चन कैसे घुमा दिया है। सही आंसर क्या हो जाएगा, 1916 हो जाएगा। 1916 में लखनऊ अधिवेशन में बीजीटी और अधिवेशन के सहयोग से गरम दल, नरम दल और मुस्लिम लीग तीनों इकट्ठा हुआ था। आप लोग को अच्छा से आंसर पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 नंबर आपके स्क्रीन पे कि निम्नलिखित में किस वर्ष मालाबार के दक्षिणी तालुकों में मालाबार विद्रोह हुआ था। तो मालाबार विद्रोह जो हुआ है आपको पता होगा 1921 में हुआ है। तो 1921 मारिए ना। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में किस युद्ध में के साथ आंग्ल मैसूर युद्ध खत्म हो गया, यानी कौन ऐसा युद्ध था मतलब कि उसके बाद आंग्ल मैसूर युद्ध स्वाहा हुब्बे ने किया। तो बताएगा श्रीरंगपट्टनम। ठीक है, श्रीरंगपट्टनम जो है इसके साथ बाद लास्ट युद्ध था, इसके बाद जो हुआ ही नहीं। ठीक है, ये अंतिम था। अगला क्वेश्चन बताइएगा भारत में ब्रिटिश शासन के तहत प्रथम अंग्रेज गवर्नर जो है, भारत में ब्रिटिश शासन के तहत प्रथम अंग्रेज गवर्नर कौन था। तो सही आंसर आपको पता होना चाहिए। भारत में ब्रिटिश शासन के तहत प्रथम गवर्नर को जनरल कौन था, ब्रिटिश शासन के तहत। ये भी ध्यान रखना है, ऐसे नहीं हवा में नहीं मार देना है। तो ये हो जाएगा आपका कौन, तो वारेन हेस्टिंगस। ऑप्शन के हिसाब से मारते तो वही मिलता आपको, दूसरा कोई मिलता ही नहीं। 80 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, दिख रहा है ना, चलिए दिख रहा था, आंसर बताइए ना। 1784 में सर विलियम जोन्स द्वारा स्थापित किया गया था। 1784 में सर विलियम जोन्स ने किस चीज़ की स्थापना की थी, तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना सर विलियम जोन्स ने 1784 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद पेशवा को पेंशन देकर कहाँ भेज दिया गया कि भाई जाओ तो पेंशन खाओ। ठीक है, तो कहाँ भेज दिया था लेके, तो बिठूर भेज दिया था। कौन से थे पेशवा बताइएगा। अगला है निम्नलिखित में किस अधिनियम भारत में ब्रिटिश शासन के द्वारा प्रांतीय स्वायत्तता, कल भी क्वेश्चन पे चर्चा किए थे कि 1919 में आपको प्रांत को क्या किया, द्वैध शासन। 1935 में प्रांत में द्वैध शासन खत्म करके केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना और प्रांत को स्वायत्तता दिया गया था, प्रांत को स्वायत्तता। तो सही आंसर क्या आ जाएगा 1935, यानी डी नंबर। यही पूछा था कि प्रांत को स्वायत्तता यानी सेल्फ, खुद आत्मनिर्भर प्रांतों को, तो 1935 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे 83 नंबर की अप्रैल 1929 में भगत सिंह किसके साथ जो है विधानसभा में बम फेंके थे और अपनी गिरफ्तारी जो है देने की कोशिश करते। बुटकेश्वर दत्त और भगत सिंह ये दो व्यक्ति थे जो क्या किए थे, बम मारे थे कहाँ, विधानसभा में। सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, बुटकेश्वर। उस टाइम जो है विधानसभा में कौन कौन चीज़, तो दो बिल था जिस पे बहस चल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा प्रार्थना समाज जो है किस धर्म के भीतर एक सुधार आंदोलन था। प्रार्थना समाज किस धर्म के भीतर एक समाज में जो है चेंजिंग चाहता था, सुधार चाहता था। सही आंसर आपको पता होगा। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो हिंदू धर्म में जो है प्रार्थना समाज सुधार चाहते थे। सरोजिनी नायडू किस सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। तो कांग्रेस की जो है सरोजिनी नायडू जो है कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी है, पहली महिला पूछ दे, फर्स्ट महिला पूछ दे तो एनी बेसेंट होगा, लेकिन पहली भारतीय महिला सरोजिनी नायडू बनी थी, फिनलैंडी सेनगुप्ता बनी है तो महिला में। तो सरोजिनी नायडू का टाइम पीरियड क्या था, ठीक है, तो आपको पता होगा कानपुर 1925 में। आप लोग नेल्ली सेनगुप्ता और एनी बेसेंट का बताइएगा कि कब बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 86 नंबर दिख रहा होगा स्क्रीन पे। भारत में शुद्धि आंदोलन, ठीक है, भारत में शुद्धि आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। तो शुद्धि आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था, आप लोग को तो बिना ऑप्शन ही बता सकते हैं। तो शुद्धि आंदोलन के प्रणेता स्वामी दयानंद सरस्वती थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग लेकर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है महात्मा गांधी किस वर्ष साबरमती आश्रम से स्वविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। बताओ, इस क्वेश्चन को बताने लायक है कि स्वविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो है 1930 में गांधी जी किए हैं। दांडी मार्च था पहले 12 मार्च से 5 अप्रैल तक 24 दिन चला था, 241 मील। 6 अप्रैल को नमक का उल्लंघन, कानून का उल्लंघन करके और वो जो है क्या करते हैं, दांडी से स्वविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करते हैं।
चलिए, तो साबरमती से सभी पहले दांडी मार्च जा गई, भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 88 नंबर कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित होने के समय यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री कौन थे? बहुत अच्छा, यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री कौन थे? तो पता होगा आपको, क्लेमेंट एटली थे, यही थे, यही भारत की आज़ादी के समय थे। अगला क्वेश्चन है 78 कि 1878 में किस वायसराय ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अधिनियम पारित किया था? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है किस वायसराय के समय ये आया था? तो सही आंसर आपको पता होना चाहिए। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। ये आंसर जो है कर्जन, लिट्टन, तो लिट्टन या रिपन, तो लिट्टन के समय पारित हुआ था, आया था। रिपन ने इसे क्या किया था? पता होगा क्या किया था, काट दिए हैं तो पता समझ गया ना क्या किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 90 नंबर है, मतलब समाप्त किया था। 90 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस अधिवेशन में यह 2 गुट उग्रवादी और नरमपंथी में विभाजित हो गया? आईएनसी का विभाजन पूछ रहा है। तो आईएनसी का विभाजन कब हुआ था बताइए? तो आईएनसी का विभाजन सूरत अधिवेशन 1907। कल देखे थे, ऑप्शन ही नहीं दिया। जो लोग खोज रहे अध्यक्ष पद को लेकर विवाद, क्या ऑप्शन दिया था? एक दूसरे के विचारधारा से नहीं प्रभावित, मतलब कि मेल खा रहा था। यानी नरमपंथियों का जो विचारधारा था, नरमपंथी जिस हिसाब से काम कर रहे थे, गरमपंथी उस विचारधारा को मानने के लिए तैयार नहीं था। ठीक है, वो कहता था इससे कुछ नहीं होने वाला है। तो क्वेश्चन अगर आप डिस्क्रिप्टिव मूड में नहीं बढ़ेंगे तो दिक्कतें, समस्या, तकलीफ आनी है। चलिए, 91 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है, व्यापकता का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जारी किया गया था, तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये सही आंसर क्या हो जाएगा? डलहौजी था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, डलहौजी था, उस टाइम जो है पारित किया गया था। 92 है, किस राजनेता ने कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? गया अधिवेशन में जो है विवाद फंसा था, कहा विधानसभा में हम लोग चुनाव लड़के जाएंगे, बोला नहीं जाने देंगे। गांधी जी थे नहीं बेचारे, समझा लेते। तो वो बोला कि चलो अब हम अलग, कांग्रेस से रिजाइन किया, और वही बंदा अध्यक्ष था, रिजाइन किया और तुरंत क्या बना लिया? स्वराज पार्टी। 2 बंदा मिल गए। तो कौन कौन थे? ऑप्शंस आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं तब दिखेगा, अब दिख रहा होगा। ठीक है, ऑप्शन दिख रहा होगा मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। तो किस ऑप्शन में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास? तो डी नंबर में दिख रहा होगा मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। अगला क्वेश्चन है कि पहली बार कांग्रेस के मंच पर कब आए थे गांधी जी? अक्सर लोग गलती करेंगे आंसर को कि किस अधिवेशन में भाग लिए थे गांधी जी। पता है किस अधिवेशन में भाग लिए थे? अभी बताते हैं किस अधिवेशन में भाग लिए थे, बताइएगा। सही आंसर आप लोग पहले कमेंट कीजिए, देखते हैं आज। ठीक है, सही आंसर क्या होगा बताइए? कांग्रेस के मंच पे गांधी जी सबसे पहले कब आया? मारिए ना, 1916 तो दिख ही नहीं रहा, कहाँ मारिएगा? हैं, 1915 मान लीजिए। ठीक, 1915 में तो बेचारा आया ही है, जनवरी में, 9 जनवरी को। और 1 साल के लिए विदेश, उसको देश ही घूमने का ऑर्डर दिया गया था गोखले जी द्वारा। तो 1901 के कोलकाता अधिवेशन जो है, वाचा, दिनेश लाल वाचा इसकी अध्यक्षता कर रहे थे कोलकाता में, और इसी में अपने चाचा महात्मा गांधी आए थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पहला बार कांग्रेस के इसी अधिवेशन में गांधी जी भाग लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 1913 में गदर पार्टी के स्थापक किसने और भारत में सशस्त्र क्रांति के लिए प्रयास किया? यानी 1913 में जो है गदर पार्टी की स्थापना किसने की और भारत में सोचा कि सशस्त्र क्रांति करा देंगे हथियार के साथ? लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस, लाला हरदयाल। तो लाला हरदयाल 1913 में किए थे। सही आंसर ये हो जाएगा, सोहन से भागना थे साथ में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुआ था? ध्यान रखिएगा, 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी। देख रहे हैं ना, मज़ा आ रहा है ना? चलिए, 96 नंबर क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि पुर्तगाली भारत के निम्नलिखित में किस वायसराय 1510 में गोवा पर कब्जा कर लिया था? तो पुर्तगाली जो है भारत के किस वायसराय ने 1510 में गोवा पे कब्जा किया था? तो अल्बुकर्क हो जाएगा, अफांजो द अल्बुकर्क सही आंसर है। अगला है कि भारत में निम्नलिखित में किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकार की निकाय बनाने की पहल की थी? भारत में बोला कोई वायसराय था कि पहले चुनाइए और तब स्थानीय सरकार बनाइए, ऐसी बनाइए। तो कौन था? ये जो है रिपन था। इसी स्थानीय सुशासन का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 98 नंबर स्क्रीन पे। चलिए, आज क्वेश्चन 400 कंप्लीट कर दिए। 98 नंबर कि भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज 1906 में जो है कहाँ पर फहराया गया था? गजब, देख लिए, ठग लिया ना। तो 1906 में पहला राष्ट्रीय ध्वज भारत का कोलकाता में फहराया गया था। स्टुटगार्ट में कौन फहराई थी वो अलग से कमेंट कीजिएगा, और कौन सा अधिवेशन था और महिला का क्या नाम था, उसे भारत की क्या कहा जाता है। 99 है कि पहली यात्री रेलवे लाइन बॉम्बे और ठाणे के बीच कब खोली गई थी? यात्री रेलवे लाइन, ध्यान रखिएगा, कब से कब तक खोली गई थी? तो सही आंसर हो जाएगा 1853। ठीक है, 1853। कैप ऑफ गुड होप को किसने खोजा था? क्वेश्चन कल भी था और आज भी है। कैप ऑफ गुड होप की खोज बर्थेमियालियाजो डियाज किया था। ठीक है, अब यहाँ पे सब खोज रहे हैं किधर गया पूरे वास्को डी गामा गया
हवा में, ठीक है। वो भारत आया था, समुद्री मार्ग की खोज की थी, कैप ऑफ गुड होप की खोज बर्थलियम में, और डियाज किया था, रिटर्न चला गया था बंदा। तो आज के 400 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं। बताइएगा, मात्र 1 घंटा 18-19 मिनट में आपके क्वेश्चन 200 करा दिए, और 200 क्वेश्चन कल हुआ था 400। कैसा लगा वीडियो कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब हम जो है क्या करेंगे, 400 क्वेश्चन पॉलिटी का, ठीक है, देखते हैं शाम में हो सके तो एक वीडियो में थोड़ा सा मुश्किल है तो 2 कर देंगे, लेकिन कोशिश करेंगे एक ही करने का, क्योंकि ज़्यादा लंबा होने से क्या होता है, लोगों का मन उब जाता है, उसको कहीं जाना है, मतलब खाना पीना, इधर उधर बहुत सारी कामें होती है। और दूसरा नंबर, सबसे बड़ा चीज़ कि ये बताना है कि उत्पादन में, जैसे गेहूं उत्पादन में पहला देश कौन है, भारत का पहला राज्य कौन है, उत्पादकता में कौन है, आलू में, खनिज में, तांबा में, लोहा में, सोना में डाटा चेंज हुआ है, तो उसको जो है करेंगे कंप्लीट। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो हम लोग पूरा कंप्लीट कर देंगे, ठीक है, कि नहीं कोई समस्या तकलीफ हो तो। अब जो है 2 वीडियो की बात किए हैं, एक आपका हिस्ट्री का हो जाएगा, ठीक है, हिस्ट्री कह रहे हैं, आपका पॉलिटी का हो जाएगा, एक पॉलिटी का हो जाएगा 400 क्वेश्चन, ज्योग्राफी का 700 क्वेश्चन है, फिर भी ऑलमोस्ट सोचेंगे 700 नहीं तो 500 करा ही दें, ज्योग्राफी का हो जाएगा। और फिर एक जो है आपका ये बता रहे हैं अभी हम, वो हो जाएगा कि उत्पादकता और उत्पादन में खनिज और खाद्य पदार्थ में सबसे चीज़ 3 हो गया। और एक वीडियो आपका आ जाएगा बिहार स्पेशल का, अभी भी 150 क्वेश्चन, वो एक ही वीडियो रहेगा, काफ़ी हो जाएगा। 4 वीडियो का अभी भी आशा रखिए, आज रात में 1 मिल जाएगा, फिर कल पूरा दिन बचता है 2 मिल जाएगा, और परसों 1 मिल जाएगा, ठीक है। देखते हैं, कम से कम तो 2 करा ही देंगे। ज्योग्राफी अगर हटा भी दिए, क्योंकि 10 क्वेश्चन इससे आता है, अगर हटा भी दिए आप लोग पढ़े हैं तो पॉलिटी, उत्पादन उत्पादकता, और ये बिहार स्पेशल पॉलिटी, और ये जो उत्पादन उत्पादकता बहुत ज़रूरी है कि कौन ज़्यादा है कौन कम है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग लाइव शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। बाय बाय।